सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके JIGL पेपर में, बिकॉज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो है आपके JIGL के नाम पे ही है। इंटरप्रिटेशन JIGL हम लोग कर रहे हैं JI बताओ क्या कर रहे हैं दोस्तों हम लोग? JIGL ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ कर रहे हैं हम लोग। तो आपके JIGL के नाम पे है आई, जिसका मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, और वही हम लोग आज कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। दोस्तों इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट होने वाला है, ठीक है। अगर आप नए बच्चे हो और पुराने बच्चे हो, दोनों को मैं कह रहा हूं कि वीडियो को जरूर लाइक कर दे अभी के अभी स्टार्ट करने से पहले। और अगर आप किसी भी ग्रुप्स में ज्वाइंड है तो वहां पे जरूर शेयर कर दे, सो दैट ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मदद हो पाए। डेफिनेटली हेल्प अस रीच मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, ठीक। चलो, क्योंकि हमारे पास इतना बवाल वाला PR टीम नहीं है कि हम लोग PR करें, अंडरस्टूड। चलो स्टार्ट करें हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। दोस्तों अच्छा, एक चीज बताओ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ठीक। इस चैप्टर को पढ़ने का भैया नियम है। अगर तुम बिना नियम इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो भैया गलत काम कर रहे हो। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मतलब लॉ, ठीक। स्टैट्यूट मतलब लॉ, अंडरस्टूड। इसको लॉ को इंटरप्रिएट करने के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इंटरप्रिएट करने के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट? लॉ, अंडरस्टूड। अच्छा, अब समझो एक चीज, लॉ नॉर्मली कौन इंटरप्रेट करता है और कौन मतलब दिमाग से सोचो कि लॉ जो है किसका इंटरप्रिटेशन और कौन इंटरप्रेट करेगा। पकड़ ले, ये है राम, ये है श्याम, ठीक है। किसका इंटरप्रिटेशन हम लोग मानेंगे बताओ? राम एक इंटरप्रिटेशन दे रहा है, श्याम एक इंटरप्रिटेशन दे रहा है, बताओ किसका इंटरप्रिटेशन हम लोग मानेंगे? किसका इंटरप्रिटेशन हम लोग मानेंगे? शायद तुमको जो इंटरप्रिटेशन आ रहा हो, मेरे को जो इंटरप्रिटेशन आ रहा हो, ये दोनों अलग हो। तुम कह रहे हो कि नहीं इसका मतलब ये है, मैं कह रहा हूं कि नहीं इसका मतलब ये है। समझ में आ रहा है? तो हम दोनों जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दोनों को। तो लॉ में तो ऐसा होता ही है सर। लॉ हजारों लोग पढ़ते हैं, हजारों लोग हजार मीनिंग बना देंगे, हजार प्रकार से इंटरप्रेट कर देंगे। तो इसके लिए कोई नियम तो चाहिए होगा ना, कि तुमको ये नियम फॉलो करके ही इंटरप्रिटेशन करना है। नियम के बाहर जा रहे हो तो इंटरप्रिटेशन तुम्हारा सक्सेसफुल नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? मतलब ये कि कोई भी लॉ जो है इसका असली मीनिंग क्या है, ये समझने के लिए तुमको समझना होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को। लॉ को कैसे हम लोग समझे, लॉ को समझने का एक तरीका होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में। सीधा हम लोग जाएंगे स्टैट्यूट के डेफिनेशन में। अगर हम लोग बोले कि स्टैट्यूट, तो स्टैट्यूट क्या है? स्टैट्यूट क्या है? व्हाट इज अ स्टैट्यूट? अ स्टैट्यूट इज बेसिकली द विल ऑफ द लेजिस्लेचर। विल ऑफ द लेजिस्लेचर, क्या बताओ? विल ऑफ द लेजिस्लेचर, द लॉ मेकिंग बॉडी लाइक पार्लियामेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, विल ऑफ द लेजिस्लेचर। अब सुनो, विल ऑफ द लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? हाँ जी, क्या चाहते हैं। अब ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तुमको अगर मैंने लिख दिया एक XYZ लिख दिया, ठीक है, किसने लिखा? मैंने लिखा, सुमन ने लिखा XYZ। अब मैंने तुमको बोला कि XYZ, अब तुम इसको इंटरप्रेट करोगे कि मैंने ये क्या लिखा या फिर क्या बोला मैंने। तुम किस इंटेंशन से इंटरप्रेट करोगे? तुम सिर्फ ये देखोगे कि ये क्या कह रहा है, या फिर ये भी देखोगे कि मेरा इंटेंशन क्या था इस चीज को बोलने का? जो भी मैंने बोला XYZ, इसके पीछे इंटेंशन क्या था, इसके पीछे मेरा विल क्या था? तो लॉ कौन बनाता है? लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? पार्लियामेंट में बनता है लॉ, पार्लियामेंट में बनता है लॉ। समझ में आ रहा है? पार्लियामेंट में बनता है लॉ, ठीक। अब मेरे को पता करना होगा इसको, अगर मेरे को प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करना है तो मेरे को पता करना होगा विल ऑफ द लेजिस्लेचर। विल ऑफ द लेजिस्लेचर की विल क्या है? पार्लियामेंट में सबका, पार्लियामेंट में जो ये बिल पास हुआ या फिर ये लॉ हुआ, ये एक्ट आया, एक्ट के बाद ही लॉ बनता है। पहले बिल प्रेजेंट होता है, उसको पास किया जाता है, फिर एक्ट बनता है, फिर उस एक्ट के अंदर जो लिखा है वो लॉ है। क्या है समझ में आ रहा है? अब सुनो एक चीज, कि मेरा इंटेंशन क्या था।
इस लॉ को लाने का इंटेंशन क्या था, क्या ये समझना इंपॉर्टेंट नहीं है? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर हम लोग ना समझे कि किस कारणवश ये लॉ लाया गया, किस चीज को सप्रेस करने के लिए ये लॉ लाया गया, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते कि विल ऑफ द लेजिस्लेचर क्या है। विल ऑफ द लेजिस्लेचर क्या है मतलब लॉ मेकिंग बॉडी का इच्छा क्या है, जो लॉ बना रहे हैं इनका इच्छा क्या था, इनका इसका मोटिव क्या था इस लॉ को लाने के लिए। तभी ना जाके तुम इसको प्रॉपर्ली इंटरप्रेट कर पाओगे, उस डायरेक्शन में सोचोगे तब जाके तुम इंटरप्रेट कर पाओगे। है कि नहीं बताओ, है कि नहीं बताओ, है कि नहीं बताओ। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो, स्टैट्यूट का मतलब होता है रिटन लॉ। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूज द टर्म लॉ इंस्टेड ऑफ स्टैट्यूट। तो स्टैट्यूट जो है वो हम लोग स्टैट्यूट नहीं कहते, हम लोग कहते हैं लॉ, क्योंकि एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, स्टैट्यूट रिटन लॉ होता है, ऑब्वियसली स्पोकन नहीं होता है, रिटन होता है ऑफ द स्टेट। अंडरस्टूड? चलो 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 चलो, समझ में आ चुका है। अच्छा, अब ये सलमान वलमान का डेफिनेशन पढ़ के कोई फायदा नहीं है, एग्जामिनेशन में आता नहीं है। ठीक, अब सीधा तुमको जाना है, सीधा तुमको जाना है यहां पर नीड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। एग्जामिनेशन में आ रखा है नीड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करना इसका जरूरत क्या है। वाई टू इंटरप्रेट लॉ आर रिटन बाय ह्यूमंस एंड लैंग्वेजेस इजंट ऑलवेज परफेक्टली प्रिसाइज। परफेक्टली हमेशा प्रिसाइज नहीं होता लैंग्वेज, समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं एंड केस फाइल करते हैं। उनका कहना XYZ होता है और सुप्रीम कोर्ट जो है ना, देखो अब जो भी लोग जाते हैं ना, कहाँ पे जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं बताओ? कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में क्या करने जाते हैं? चैलेंज करने जाते हैं। कोई भी दिक्कत हुआ होगा या फिर कोई चैलेंज करना है तो चैलेंज लेकर जाते हैं। अच्छा, वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या फिर किसी भी कोर्ट जाते हैं, वो लोग क्या मान के जाते हैं? वो लोग क्या मान के जाते हैं? ये मान के जाते ना कि मेरा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाना, मेरा अधिकार है हाई कोर्ट जाना, मेरा अधिकार है। तो उनको कैसे पता कि उनके पास अधिकार है? क्योंकि उन्होंने लॉ पढ़ा है। तो उनके समझ के हिसाब से जो भी कोर्ट जा रहे हैं ना, उनके समझ के हिसाब से लॉ में उनका अधिकार है कि नहीं बताओ? अगर कोई इंसान, ये इंसान अगर जा रहा है कोर्ट, तो कोर्ट किस बेसिस पे जा रहा है? उसको पता है कि उसका अधिकार है, उसका राइट है। ठीक है, अब ये राइट कहां पे लिखा है? लॉ में लिखा है। ठीक है, लॉ में लिखा है। अब इसका राइट है कि नहीं ये कौन बताएगा? ये कोर्ट बताएगा, कोर्ट इंटरप्रेट करके, क्योंकि इसके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से तो इसका अधिकार है, इसके जो डिफेंस में है उसके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये करेक्ट है। ठीक है, दोनों लॉ को ही इंटरप्रेट कर रही है। ये डिफेंस वाला लॉ को इंटरप्रेट कर रहा है और ये जो तुम्हारा जो प्लेंटिफ है वो भी लॉ को इंटरप्रेट कर रहा है। दोनों के हिसाब से दोनों के पास अपना अपना राइट है। अब वो लोग जाते कोर्ट के पास, कहते कि सर लॉ में क्या बताए, सच्ची में बताओ हमको, आप इंटरप्रेट करके दो। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग ये भी देखने वाले कि कोर्ट किस हिसाब से इंटरप्रेट करता है, कोर्ट किस चीज को ध्यान में रखता है। और सिर्फ तुम नहीं, अगर तुम भी इंटरप्रेट कर, देखो आज तुम कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो, तुम जाने वाले हो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में। ठीक है, वहां पे तुम भैया लोअर लेवल मैनेजमेंट में काम नहीं करने वाले, तुम्हारे लोअर लेवल मैनेजमेंट में कोई काम नहीं है, तुम्हारा रोल ही है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। तुम क्या हो? KMP हो कंपनी के। तो वहां पे तुम डायरेक्टर्स के साथ बैठोगे, डायरेक्टर्स के साथ वार्तालाप करोगे, उनके साथ बातचीत होगा, समझ में आ रहा है? उनको एडवाइस दोगे। तो तुम जो उनको एडवाइस दोगे किस हिसाब से दोगे? लॉ को इंटरप्रेट करके ना। तुमने अगर गलत तरीके से लॉ को इंटरप्रेट कर दिया तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टर्स को लॉस हो जाएगा, कंपनी को नुकसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो सिंपल बात यह है कि इंटरप्रिटेशन जरूरी है। इंटरप्रिटेशन जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर देखो हम जो लैंग्वेज में लॉ मेकर ने लिखा होगा वो अगर इतना ही सिंपल होता तो डायरेक्टर्स खुद इंटरप्रेट कर लेते। कंपनी सेक्रेटरी का कंप्लायंस ऑफिसर के हिसाब से जरूरत क्या होता? हमको भैया एक कंप्लायंस ऑफिसर इसलिए चाहिए होता क्योंकि लॉ में क्या लिखा है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, क्या चीजें हमारे ऊपर एप्लीकेबल होंगे, ये सारा चीज जो है कंपनी सेक्रेटरी इंटरप्रेट करके हमको बताते हैं। क्योंकि इतना सिंपल नहीं है। अगर इतना सिंपल होता तो हर कोई इंटरप्रेट कर लेता, हर कोई एडवोकेट बन जाता, हर कोई कंपनी सेक्रेटरी बन जाता, सबको अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना आता हर कोई ऑडिटर बन जाता। समझ में आ रहा है? तो ये सिर्फ टेक्निकल चीजें नहीं है, इसके पीछे फंडामेंटल्स को भी समझना होता है जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल बंदा समझता है। इसलिए हम लोग उनको अपॉइंट करते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इस बात का मतलब ही ये है कि इंटरप्रिटेशन का क्या जरूरत है। जरूरत यह है कि लॉ आर रिटन बाय ह्यूमंस एंड लैंग्वेज इजंट
ऑलवेज परफेक्टली प्रिसाइज, कि लॉ में कुछ लिखा भी होगा ना तो तुम जो सोच रहे हो वो शायद ना हो, तुम जो सोच रहे हो ना कि यही होगा वो शायद ना हो, तुम जो पढ़ रहे हो और तुम जो सोच रहे हो वो यही हो, ये तुमको लग रहा होगा लेकिन ऐसा ना हो। तो एक्सपर्ट कौन रहता है? एक्सपर्ट कौन रहता है? सबसे पहले एक्सपर्ट बनता है हमारा कंपनी सेक्रेटरी, एक्सपर्ट रहते हैं इनको इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। एडवोकेट्स जो अलग अलग लॉ है वो लोग इंटरप्रेट कर, लॉयर्स वगैरह अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंट, ये सारे इंटरप्रेट करते हैं प्रॉपरली क्या किस प्रकार से क्या हो रहा है, राइट। तो सभी अपने अपने जगह पे इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं लॉ की, अंडरस्टूड। लेकिन फाइनल लॉ का इंटरप्रिटेशन कौन बताता है? फाइनल लॉ का इंटरप्रिटेशन बताता है हमारा कोर्ट। क्या ये समझ में आ रहा है ना कि अगर कंपनी सेक्रेटरी को एक चीज लग रहा है और दूसरे कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी को दूसरा चीज लग रहा है, दोनों इंटरप्रेटर है, मैं भी इंटरप्रेट करता हूं वो भी इंटरप्रेट करता है, लेकिन फाइनल जजमेंट कौन देता है? कोर्ट देता है। क्या ये समझ में आ रहा है ना? तो सिंपल चीज ये है, इंटरप्रिटेशन का जरूरत इसलिए होता है क्योंकि लॉ मेकर जो भी लॉ लिखते हैं ना उसको सिर्फ सिंपल मीनिंग में तुमको समझने से नहीं होगा, उसके पीछे मोटिव क्या है, उसका जरूरत क्या है, उसका फंडामेंटल्स क्या था, ये सब कुछ तुमको जानना होगा। इसलिए इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सर आप मैराथन क्लासेस में नॉर्मल लेक्चर वाला क्यों बता रहे हो सर? नॉर्मल लेक्चर वाला क्यों सर आप इतना लंबा लंबा खींच रहे हो? लंबा इसलिए खींच रहे हो क्योंकि ये जो है ना ये बेसिक चीज है जो तुमको तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। एक बार यहाँ पे टॉप लेवल पे तुम बैठ गए ना, आराम से तुम टॉप लेवल वाली चीजों को समझ गए, इंटरप्रिटेशन वगैरह क्यों चाहिए, क्या चाहिए है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये अगर तुम समझ गए तो बाकी की जो चीजें हैं ना तुम रिलेट कर पाओगे, तुम आराम से रिलेट कर पे समझ पाओगे। अगर तुम बेसिक ना समझे तो तुम बाकी की चीजों को समझ नहीं पाओगे। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, बात ये होता है ना दोस्तों, वर्ड्स जो है ना ये एम्बिगियस हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है इंग्लिश, और इंग्लिश से ज्यादा एम्बिगियस लैंग्वेज है ही नहीं सकता। एक वर्ड का 2-3-4 मीनिंग निकल सकता है दोस्तों, एक वर्ड का 2-3-4 मीनिंग निकल सकता है, ठीक है। ये है इंग्लिश वाला लैंग्वेज, बहुत ही घटिया लैंग्वेज, सच्ची में बताए तो बहुत ही ज्यादा घटिया लैंग्वेज, क्योंकि बहुत ज्यादा एम्बिगियस है ये लैंग्वेज, और इसी लैंग्वेज में सब कुछ लिखा जाता है दोस्तों। अब ये जो एम्बिग्यूटी है, वर्ड्स कैन हैव मल्टीपल मीनिंग। द इंग्लिश लैंग्वेज इजंट लाइक मैथ्स, इट हैज न्यूसेंस। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना सच्ची में मैथ्स जैसा नहीं है। मैथ्स तो चलो ठीक है, सब कुछ प्रॉपरली अपने को पता चल जाता है क्या है नहीं है, क्योंकि उनके टेक्निकल टर्म्स होते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज इट इज वेरी मच एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब ये होता है कि एक वर्ड का 2-3-4 मीनिंग निकलना। इसलिए हमको इंटरप्रिटेशन एक्सपर्ट चाहिए होता है, जो कि एक कंपनी सेक्रेटरी इंटरप्रिटेशन एक्सपर्ट रहता है, ठीक। उसके बाद देखो अनफॉर्सीन दोस्तों, अनफॉर्सीन सिचुएशंस। लॉ मेकर्स कांट प्रिडिक्ट एवरी पॉसिबल सिनेरियो दैट माइट अराइज। गैप्स और क्रीजेस माइट अपीयर इन लॉ। मतलब लॉ में बहुत सारे लूप होल्स भी हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना जो है इंटरप्रेटर का काम होता है, जो भी इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक। ड्राफ्टमैन चैलेंजेस। ड्राफ्टिंग परफेक्ट लॉ इज इनक्रेडिबली हार्ड। ड्राफ्टिंग करना बहुत दिक्कत हो जाता है, कभी कभार ड्राफ्टिंग के समय भी तुम्हारा बहुत सारे उल्टा सीधा रॉन्ग, मिस्टेक्स, एरर्स, इस प्रकार से चीजें होने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? बिकॉज इट इज नॉट दैट ईजी। तो इसलिए इंटरप्रिटेशन प्रॉपर मीनिंग में करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अच्छा, अब देख जज का रोल। यहाँ पे जज का रोल क्यों बताया? क्योंकि ये फाइनल इंटरप्रेटर होता है, इसके ऊपर कोई इंटरप्रेट करके तुम बता नहीं सकता। अगर जज बता रहे कि भैया ये है मीनिंग, तो तेरे को मान के चलना होगा कि यही है मीनिंग। देखो, a judge shouldn't just blame the draftman if there is a defect. They might actively try to find parliament's intention. दिस इन्वॉल्व्स, देखो पार्लियामेंट का इंटेंशन। अब देख फाइनल जजमेंट कौन करता है, फाइनल इंटरप्रिटेशन कौन करता है? तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तू केस कर देगा, ठीक। अब फाइनल इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? अब तू एज अ प्लेंटिफ और तेरे डिफेंडेंट जो है वो सोच रहा है कि वो सही है अपनी जगह, मैं सोच रहा हूँ मैं सही हूँ अपनी जगह। फाइनल इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? जज। और अगर जज को ही लगे कि भैया लॉ मेकर ने इतना खराब इंटरप्रिटेशन, मतलब इतना खराब लैंग्वेज में लिख रखा है, तो जज जो है ना ड्राफ्टमैन को, जो ड्राफ्ट करता है उसको ब्लेम नहीं कर सकता। जज को इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। जज जो है फाइंड आउट करता है कि पार्लियामेंट का मोटिव क्या था, ये जो लॉ लेकर आए इसके पीछे पार्लियामेंट का एक्चुअली मोटिव क्या था, उसी मोटिव को लेकर वो लोग जजमेंट सुनाते हैं। क्या है समझ में आ रहा है? सिर्फ पढ़ के नहीं, मोटिव को भी तुमको ध्यान में रखना होता है। चलो आगे देखो, ये सारे जो है बेसिक चीजें हैं, एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। आगे देखो, ओके, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मीनिंग। इट्स द जुडिशियल प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द एक्ट और पार्लियामेंट। ये एक प्रकार का जुडिशियल प्रोसेस है जिससे हम लोग सही मीनिंग को निकाल पाते हैं
एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जितने भी एक्ट्स बनते हैं वो जो है उसका ट्रू मीनिंग निकलने का एक जुडिशियल प्रोसेस होता है। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली जो है जज जो है उसके ऊपर, जजेस को किस प्रकार से इंटरप्रेट करना होगा उनके ऊपर ये है। अब देखो तुम हर बात पे जज के पास जा पाओगे? हर बात पे जज के पास जा पाओगे? नहीं। तो जजेस इंटरप्रिटेशन करने में किन रूल्स का फॉलो करता है वो तुमको आना चाहिए एज ए कंपनी सेक्रेटरी। तुमको पता होना चाहिए कि जज जो है एक्चुअली में इसको इंटरप्रेट करने के लिए क्या क्या रूल फॉलो करेगा। वो तुमको आया तो तुम सॉल्व कर पाओगे चीज़ों को। तुम हर चीज़ के लिए, हर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर तुम जज के पास चले जाओगे क्या? हर डाउट, हर सिचुएशन को लेकर तुम जज के पास पहुंच जाओगे? नहीं। इसलिए तो तुमको बनाया गया है, तो इसलिए तुमको कंपनी में अपॉइंट करके करोड़ों रुपए दे रहे कि भैया तुम बैठो कंपनी में समझाओ क्या है चीज़ है नहीं है। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो प्राइमरी गोल क्या होता है दोस्तों? प्राइमरी गोल होता है टू फाइंड आउट व्हाट द लॉ मेकर्स इंटेंडेड बाय द वर्ड्स दे यूज्ड। गोल यही होता है इंटरप्रिटेशन का कि लॉ मेकर्स क्या कहना चाहते थे, उनके इंटेंशंस क्या है, वर्ड्स के पीछे जो उन्होंने यूज किया है उसी को फाइंड आउट करना उनका प्राइमरी गोल होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो सीधा इधर आ जाओ। एक तुम्हारा मैक्सिम है, ये तुम पढ़ सकते हो, कैसस ओमनिसस रूल। इसका मतलब ये होता है, सिंपल चीज है, ठीक है, कि अ सिचुएशन दैट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द स्टैट्यूट और रेगुलेशन इट्स गवर्न्ड बाय कॉमन लॉ। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टैट्यूट में या फिर रेगुलेशन में किसी प्रकार का सिचुएशन अगर मेंशनड ही ना हो, पकड़ लो किसी भी, जितने भी लॉ मेकर्स ने लॉ बनाया सारे लॉ में जो है स्टैट्यूट में, रेगुलेशंस में, मतलब लॉ एंड रेगुलेशंस में किसी प्रकार के सिचुएशंस जो है वो मेंशनड नहीं है, तो हम उसको जजमेंट कैसे करेंगे? जजमेंट हम लोग करेंगे कॉमन लॉ। इट इज गवर्न्ड बाय द कॉमन लॉ। कॉमन लॉ यूज करेंगे, कॉमन सेंस यूज करके हम लोग उसको जो है उसका फाइंड आउट करेंगे, उसका रियल इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक, अब देखो बात ये है ना दोस्तों कि हर वर्ड स्टैट्यूट में जो लिखा है आइडियली उनका मीनिंग होना चाहिए, लेकिन कोर्ट्स कैन नॉट जनरली ऐड वर्ड्स टू और रीराइट एन अनएम्बिगुअस स्टैट्यूट। इसका मतलब ये कि कोर्ट जो है वो कभी भी कैन नॉट जनरली ऐड वर्ड, वो अपने मन के हिसाब से जो है वर्ड्स ऐड नहीं कर सकते। देखो लिमिटेशन भी है यहाँ पे कोर्ट्स का, जजेस के ऊपर लिमिटेशन भी है कि तुम अपने मन मर्जी के हिसाब से ऐड वर्ड्स जो है वो यूज नहीं कर सकते। टू री राइट एन अनएम्बिगुअस स्टैट्यूट। अनएम्बिगुअस मतलब देखो, एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसका 2-3-4 मीनिंग हो, लेकिन अनएम्बिगुअस का मतलब हो जिसका स्ट्रेट मीनिंग हो, एक ही मीनिंग हो, वन मीनिंग। तो अगर एक ही मीनिंग है किसी चीज का जो अनएम्बिगियस है, जो एम्बिगियस नहीं है, एम्बिगियस होना जो है उसका मतलब होता है 2-3-4 मीनिंग, लेकिन अनएम्बिगियस का मतलब एक ही मीनिंग है। तो जज को लिमिटेशन दिया गया है उनके पावर के ऊपर कि भैया जिसका सीधा डायरेक्ट मीनिंग है उसके ऊपर तुम किसी भी प्रकार का रीराइट मत करो, उसको अपने हिसाब से तुम इंटरप्रेट मत करो, उसको रीराइट मत करो, कोई भी दूसरा वर्ड उस पर ऐड मत करो। क्या ये समझ में आ रहा है ना? तो जजमेंट देने का भी तरीका होता है कि आप जिस चीज को डायरेक्टली बताया गया है उसको डायरेक्टली लो, उसके ऊपर तुम किसी प्रकार का रेनोवेशन मत करो उस वर्ड के ऊपर, उस लॉ के ऊपर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो लेकिन सुनो, एक्सेप्शन ये है कि जज ना कैन समटाइम्स रीड वर्ड्स इन और आउट इफ द प्रोविजन वुड अदरवाइज बी अनइंटेलेक्चुअल। अब देखो समझो चीजों को, जज जो है कभी कभार क्या करते हैं, वर्ड्स को रीड इन और आउट। इसका मतलब ये है कि जो वर्ड, मतलब उसको अगर ऐड करना है कुछ, उसको अगर कुछ भी चेंजेस करना है इसकी इंटरप्रिटेशन में, तो जज कर सकता है। कब करेगा? तब करेगा जब पहला चीज, अगर वो वाला स्टैट्यूट ब लॉ जो भी है ना वो अनइंटेलिजिबल है। अनइंटेलिजिबल का मतलब होता है कोई सेंस नहीं बनाता, में हैव नो सेंस। दूसरा बात एब्सर्ड है, मतलब कोई मीनिंग नहीं है उस चीज का, टोटली अनरीजनेबल, अनवर्केबल, टोटली इनकरेक्ट, इनकॉन्साइबल विद द रेस्ट ऑफ द स्टैट्यूट। इसका मतलब ये है कि देखो स्टैट्यूट मतलब लॉ में बहुत सारे प्रोविजंस लिखे हैं, उनमें से एक प्रोविजन ऐसा है भैया, ऐसा भयानक है, ये वो इतना ज्यादा इनकंसाइबल है विद द रेस्ट ऑफ द स्टैट्यूट, बाकी के लॉ के साथ, बाकी के जो प्रोविजंस है उसके साथ मिलता ही नहीं है। तो जज को पता है कि यहाँ पे कुछ किसी प्रकार का डिफेक्ट हो सकता है, तो जब अपने हिसाब से वर्ड्स को रीड आउट कर सकते हैं उस मोमेंट में, लेकिन एम्बिगियस होने के टाइम में ही। अगर अनएम्बिगियस है तो जज को फॉलो करना होगा जो लॉ है। क्या समझ में आ रहा है? आगे देखो, ठीक है, अब सीधा आते हैं हम लोग रूल्स ऑफ द गेम। रूल्स ऑफ द गेम मतलब यही
रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन के रूल्स के बारे में देखने वाले, बहुत ही भयानक स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे पूरा मन लगा के करो, बहुत मजा आने वाला है। प्राइमरी रूल में आता है देखो लिटरल कंस्ट्रक्शन। लिटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब सिंपल होता है कि तुमको प्लेन इंग्लिश ग्रामर यूज करके जो तुमको समझ में आता है सबसे पहले वो समझोगे। अब तुमको मैं स्टोरी समझाता हूँ। देख कोई लॉ लिखा है, अब तेरे को उसको समझना है। सबसे पहला रूल क्या है? पहला रूल है सबसे पहले तुम जो यूज करोगे वो है कॉमन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर यूज करके तुम उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक, पहला है अंडरस्टैंड द वर्ड फ्रेजेस या फिर सेंटेंसेस जो भी लॉ में लिखा है इन देयर नेचुरल ऑर्डिनरी पॉपुलर ग्रामेटिकल मीनिंग में, जो नॉर्मली मीनिंग होता है वही तुम समझने की कोशिश करोगे। पहला बात हो गया। ठीक, पहला बात हो गया, समझ में आ रहा है? ठीक, ओके। अब सुनो, इसको कहा जाता है यूज प्लेन लिटरल ग्रामेटिकल मीनिंग फर्स्ट। ठीक, अब इसको लिटरल ग्रामेटिकल मीनिंग तुमको यूज करने के बाद तुमको पता लग रहा है भैया ये तो एब्सर्ड हो रहा है, ये तो एब्सर्ड हो रहा है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर मैं प्लेन ग्रामेटिकल मीनिंग से पढ़ूं इस चीज को, इसको कोई सेंस नहीं बनता। अब देखो, मॉडिफाई एक्सटेंड अब्रीच ओनली इफ द प्लेन मीनिंग कॉन्ट्राडिक्ट्स द एक्ट्स पर्पस। ठीक है, तू पढ़ने के बाद तेरे को लग रहा है कि भैया एक्ट तो कुछ और ही पर्पस के लिए बनाया गया है और इसका मीनिंग कुछ और ही आ रहा है, और लीड टू एब्सर्डिटी, रिपंगेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ये सारा अगर तेरे को मिल रहा है तो प्लेन मीनिंग यूज किया, इसके बाद अगर तुमको मिल रहा है तो तुम क्या कर सकता है, तुम क्या कर सकते, उसको किस हिसाब से पढ़ सकता है, बाकी के रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को यूज करना है। पहला रूल क्या है? पहला रूल है नेचुरल ऑर्डिनरी पॉपुलर ग्रामेटिकल मीनिंग यूज करना है, इसको जिसको कहा जाता है लिटरल कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। इसके बाद भी तेरे को समझ इसमें तेरे को लग रहा है कि भैया लिटरल कंस्ट्रक्शन करने के बाद चीज जो है वो एब्सर्ड हो रहा है, रिपंगेंसी हो रहा है, इनकंसिस्टेंसी हो रहा है, एक्ट के पर्पस के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो फिर इसको तुमको फिक्स करना है ना, तुमको इसको ठीक करना है। गो नो फर्दर देन नेसेसरी टू फिक्स इट, तो इसको फिक्स करना है, तो जितना नेसेसरी है उतना ही फिक्स करना है। ठीक, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो पहला रूल क्या था? नॉर्मल हिसाब से पढ़ो। दूसरा रूल हम लोग देखते हैं दोस्तों। दूसरा रूल क्या है? मिस्चिव रूल। इसको हम लोग हिडन रूल कहा जाता है। पकड़ लो, एग्जामिनेशन में अगर 10 बार इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन बना तो 10 बार में से 6 से 7 बार जो है ये वाला पूछा गया है, मिस्चिव रूल और हिडन रूल। ठीक, अच्छा, मिस्चिव रूल हिडन रूल क्या कहता है? कहता है कि दोस्तों सुनो, इंटरप्रिटेशन क्या कर रहे हो? इंटरप्रिटेशन हम लोग कर रहे हैं लॉ को। अब क्यों कर रहे हो? किसी ना किसी प्रकार का मिस्चिव हुआ होगा, किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई इंसान ने किसी ना किसी प्रकार का उल्टा सीधा हरकत किया होगा। अब उस मिस्चिव को पनिश करने के लिए तुम लॉ का इंटरप्रेट कर रहे हो, है कि नहीं? आंसर है कि नहीं? बताओ। आंसर है यस सर। मिस्चिफ को हम लोग सप्रेस करने के लिए, जिसने गुनाह किया, जिसने गुनाह किया है उसको सप्रेस करने के लिए, उस चीज को, उस बंदे को पनिश करने के लिए हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो जब तुम लॉ का इंटरप्रिटेशन करोगे ना, तब अगर लग रहा है तुमको कि इस लॉ को इंटरप्रेट करते वक्त भैया जिसने क्राइम किया है उसके अगेंस्ट में कोई लिखा ही नहीं है लॉ में, तो तुम उल्टा सीधा इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। क्या ये समझ में आ रहा है? तुमको लॉ इंटरप्रेट करने के समय पे इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि ये लॉ बनाया गया है इस क्रिमिनल को पनिश करने के लिए, तो उसी हिसाब से तुम इंटरप्रेट करोगे। ऐसे नहीं इंटरप्रेट करोगे जिससे तुम्हारा इंटरप्रिटेशन का मतलब निकले कि इसको पनिशमेंट ना दिया जाए। मतलब चीजें समझ में आ रहा है तेरे को? भैया मैराथन है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, देखो दोस्तों, यूज व्हेन वर्ड्स आर एम्बिगियस टू फिक्स द ट्रू इंटेंट बिहाइंड द एक्ट। सिंपल बात, ये ऑब्वियसली होता है, एम्बिगियस होता है तभी जाके तुम यूज करते हो ये सारा चीज। पहला, 4 थिंग्स टू कंसिडर। इससे पहले मैं तुमको समझा देता हूँ ये वाला एप्लीकेशन देखो, उसके बाद कंसिडर क्या करना है वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ये है, चूज द इंटरप्रिटेशन दैट सप्रेसेस द मिस्चिफ, प्रॉब्लम को सप्रेस करे, एंड एडवांसेस द रेमेडी, जिससे रेमेडी निकले, जिससे जो प्रॉब्लम आया उसको पनिशमेंट मिले, और जो भी रेमेडी हो सके उस वाले प्रोविजन से, उस वाले एक्ट से, उस वाले लॉ से निकले। इस प्रकार से तुम इंटरप्रेट करो, क्योंकि तुम्हारा मोटिव क्या होना चाहिए? सप्रेस करना, क्या? मिस्चिफ को सप्रेस करना एंड रेमेडी निकालना, ये दो तुम्हारा मोटिव होना चाहिए। ठीक है, ये है तुम्हारा सेकंड गाइडेंस। ये क्या है? ये तुम्हारा सेकंड गाइडेंस है। सेकंड गाइडेंस कि लॉ को तुम इंटरप्रेट करेगा एज अ कंपनी सेक्रेटरी, कल तू लॉ को इंटरप्रेट कर किस प्रकार से करेगा? फर्स्ट गाइडेंस क्या कहता है? फर्स्ट गाइडेंस कहता है भैया लिटरल कंस्ट्रक्शन करो। नहीं हो रहा है लिटरल कंस्ट्रक्शन, नहीं हो रहा है, एम्बिगियस हो रहा है चीजें जो है, तो तुमको उस हिसाब से करना है जिससे इसका कोई सेंस बने। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा कहता है कि भैया
अगर किसी प्रकार का मतलब पकड़ लो पनिशमेंट वगैरह से रिलेटेड कुछ ऐसा है, कोई गलत काम हो चुका है, तो भैया तुमको इस प्रकार से लॉ को इंटरप्रेट करना होगा जिससे मिसचीफ को हम लोग सप्रेस कर पाए एंड रेमेडी निकाल पाए। समझ में आ रहा है? 4 चीज हमको कंसिडर करना होगा। पहला चीज ये कि व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर द एक्ट। अब देखो हम लोग क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, चीजों को समझना। हम लोग एक्ट को इंटरप्रेट कर रहे हैं, आज के डेट पे हम लोग एक्ट को इंटरप्रेट करें। इंटरप्रेट करने के समय पे अपनों क्या ध्यान रखना है कि हम लोग मिसचीफ को पनिश कर पाए एंड रेमेडी को निकाल पाए। ये कब करना है, कब ध्यान में रखना है? जब तुम एक्ट को इंटरप्रेट कर रहे हो तब, जब इसका मीनिंग निकाल रहे हो एक्ट का तब। अब सुनो, ये जो एक्ट आया इसके पीछे कोई रीजन तो होगा। ये जो एक्ट आया इससे पहले क्या था, ये एक्ट आने से पहले क्या था वो तुम सोचो। व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर द एक्ट, ठीक? क्योंकि ये एक्ट लाया गया, ये अगर लॉ बना, इससे पहले क्या लॉ था वो तुमको समझना होगा, ठीक है? और समझने के बाद तुमको समझना होगा कि भैया उस लॉ में ऐसा क्या था जो वो मिसचीफ को पनिश नहीं कर पाया, जिसके कारण ये एक्ट लाया गया। समझ में आ रहा है ना तुमको? ये जो पहला वाला कॉमन लॉ था इसमें क्या डिफेक्ट था, इसमें क्या डिफेक्ट था ये तुम सोचोगे। सेकंड, जो डिफेक्ट था उसको सॉल्व करने के लिए तो ये एक्ट लाया गया। अभी जो तुम एक्ट पढ़ रहे हो ये एक्ट क्यों लाया गया? क्योंकि पहले वाले लॉ में कुछ डिफेक्ट था, तो तुमको वो ढूंढना है कि क्या डिफेक्ट था। तब तुमको पता लगेगा ना कि इस एक्ट का रियल मोटो क्या था, मतलब ये जो एक्ट आया है इसका रियल इंटेंशन क्या है, तब जाके तुमको पता चलेगा, ठीक? उसके बाद तुमको देखना होगा व्हाट रेमेडी डिड पार्लियामेंट डिसाइड टू फिक्स द प्रॉब्लम। अब तुमको सोचना है कि भैया पार्लियामेंट ने क्या रेमेडी निकाला। पहला जो कॉमन लॉ था जिसमें डिफेक्ट था उसको ठीक करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या रेमेडी निकाला, ये तुमको ढूंढना है। उसके बाद रेमेडी ढूंढने के बाद चौथा स्टेप तुमको ये करना है कि व्हाट वाज द ट्रू रीजन फॉर द रेमेडी। रेमेडी को निकालने का पार्लियामेंट का क्या असली मकसद था ये तुमको ढूंढना है। तब जाके तुमको प्रॉपरली कोई भी लॉ हो जाए, एक्ट हो जाए, प्रॉपरली तुम जो है उसको इंटरप्रेट कर पाओगे। पहला तुमको ढूंढना है जो हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं, ये जो हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं इस एक्ट को आने से पहले कौन सा कॉमन लॉ था, क्योंकि ये एक्ट क्यों लाया गया ये तो ढूंढना है ना। समझ में आ रहा है? ये लाया गया क्योंकि इसके पहले जो लॉ था उसमें सॉल्यूशन प्रोवाइडेड नहीं था। अब तुम ढूंढोगे जो पहले लॉ था उसमें कौन सा डिफेक्ट था, उसमें क्या डिफेक्ट था, और उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए कौन सा रेमेडी लाया पार्लियामेंट ने, और पार्लियामेंट ये जो रेमेडी निकाला इसका ट्रू रीजन क्या था ये तुमको निकालना है। जब तुम ये 4 चीज निकाल लोगे तो तुम प्रॉपरली समझ पाओगे कि तुम जो ये एक्ट पढ़ रहे हो इसका रियल इंटेंशन क्या है। क्योंकि मैंने तुमको पहले भी बताया है कि एक्ट को नॉर्मली इंटरप्रेट करना काफी नहीं होता, तुमको इंटेंशन जानना होता है कि ये एक्ट को लाने के पीछे इंटेंशन क्या था। क्या ये समझ में आ रहा दोस्तों? 4 थिंग्स टू कंसिडर। चलो आगे बढ़ते दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है। लिमिटेशन देखो दोस्तों, डोंट इग्नोर द प्लेन मीनिंग ऑफ इफ इट्स क्लियर। अगर प्लेन मीनिंग है तो उसको इग्नोर मत करना। ओनली अप्लाइज इफ द वर्ड्स आर जेन्युइनली एम्बिगियस। इफ प्लेन मीनिंग वर्क्स यूज दैट इवन इफ हिडन रूल सीम्स टेम्पटिंग। मतलब तुमको लग रहा है कि भैया प्लेन मीनिंग तो है लेकिन मेरे को हिडन रूल यूज करना है, टेम्पटिंग लग रहा है, मन कर रहा है कि हिडन रूल को नहीं। दोस्तों यहाँ पे स्टॉप कर देना। तुम एज ए जज जो है तुम अपने आप को स्टॉप कर देना होगा, एज ए कंपनी सेक्रेटरी तुमको स्टॉप कर देना होगा। तुमको देखना होगा अगर प्लेन मीनिंग से काम बन रहा है तो हम लोग हिडन रूल का ही यूज करें। क्या ही समझ में आ रहा है दोस्तों? तीसरा है भैया रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। उट रस मैजिस वैलिड कंपैरेट। क्या बताओ? उट रस मैजिस वैलिड कंपैरेट। उट रस मैजिस वैलिड कंपैरेट इसका मतलब सिंपल चीज होता है द थिंग मे रैदर हैव अफेक्टेड, ये नहीं बेटा रुक जाओ, हाँ, द थिंग दैट रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, द थिंग that the thing may rather have effect than be destroyed। ठीक है, इंटरप्रेट द स्टैट्यूट टू मेक इट वर्केबल एंड सेंसिबल, नॉट वॉइड और यूजलेस। सिंपल चीज यहां पे बताया जा रहा है कि भैया जब भी तुम स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करोगे तो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करना। अब रीजनेबल कंस्ट्रक्शन मतलब क्या कि कोई सेंस बने भाई, तुम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ये रीजनेबल हो। अब जब तुम जा रहे हो, पकड़ ले तुम गए किसी भी मॉल में, ठीक, वहां पे तुमको खरीदना है शर्ट या फिर टी शर्ट या फिर पैंट या फिर पैजामा, कुछ भी तेरे को खरीदना है, ठीक। अब उसको खरीदने के लिए तुम जा रहे हो सॉक्स के डिपार्टमेंट में जा रहे हो और तुमको सॉक्स खरीदना है। अभी तुम्हारा मन चेंज हो गया, तुम जा रहे हो सॉक्स खरीदने। सॉक्स निकाल के देखिए भैया, एक पेयर ऑफ सॉक्स का दाम है 450 रुपये। अब तुम सोच रहे यार मेरे को तो 20 रुपये का सॉक्स पर खरीदने का जो है वो हैबिट है। अब ये 450 रुपये का सॉक्स लेकर मैं कहाँ पे जाऊँगा? जम्मू एंड कश्मीर तो जा नहीं रहा मैं, ठीक।
तो ये रीजनेबल होना चाहिए। जो प्राइस है, हम लोग नहीं कहते कि प्राइस शुड बी रीजनेबल, इसका मतलब ये यहाँ पर ये कि मतलब प्राइस शुड बी रीजनेबल मतलब प्राइस सेंसेबल होना चाहिए, सेंस होना चाहिए प्राइस का, कोई सेंसलेस प्राइस नहीं होना चाहिए, तब हम लोग कहते हैं कि प्राइस इज अनरीजनेबल। तो यहाँ पर ये कि जब तुम कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन मतलब सर घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्या? नहीं, घर का कंस्ट्रक्शन नहीं, तुम लॉ का कंस्ट्रक्शन करो, तुम लॉ को समझने की कोशिश कर रहे हो, धीरे धीरे ईंट बाय ईंट, ईंटा से ईंटा मिला के तुम लॉ को समझने की कोशिश कर रहे हो। जब भी तुम समझने की कोशिश कर रहे हो तो तुमको समझना होगा कि भैया वो रीजनेबल होना चाहिए, तुम जो ये ईंटें जोड़ रहे हो समझने के लिए लॉ को, तो उस वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया कुछ भी लिखा हो और तुम कुछ भी पढ़ रहे हो। समझ में आ रहा है? तो इंटरप्रेट द स्टैट्यूट टू मेक वर्केबल एंड सेंसिबल, नॉट वॉइड और यूजलेस। यूजलेस वाला तुमको इंटरप्रिटेशन नहीं करना है दोस्तों। अभी भी बहुत बाकी है और 30 मिनट हो चुका है दोस्तों। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत बवाल होने वाला है और बहुत हाईली स्कोरेबल चैप्टर है। ठीक, ये समझ में आ रहा है? एग्जामिनेशन में इसी के ऊपर तुमको लिखना है, एग्जामिनेशन में इसी के ऊपर तुमको लिखना है, बहुत ज्यादा ही लिखना है एग्जामिनेशन में इसी के ऊपर। समझ में आ चुका है? अच्छा, बाकी जो है घर में बैठ के रीड करना। ये ऐसा नहीं है कि ये तुम कल ये एग्जामिनेशन में समझ गए तो बना बना के मीनिंग एग्जाम्पल ठोक ठोक के लिख देना। जेआईएल में अपने लैंग्वेज में लिखना है दोस्तों, ऐसा नहीं कि तुमको एग्जैक्टली लिखना है। हाँ, जब तुम लिख रहे हो उटरस मैजिस कॉलम वेट पैरेट, तब इसको उटरस मैजिस वैलिड कॉम्पैरेट ही लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है कि उटरस मैजिस पिंक कलर का पैरेट, ऐसा नहीं लिखना है। तुमको लिखना है उटरस मैजिस वैलिड कॉम्पैरेट। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? ये प्रॉपरली लिखना है, बाकी जो है तुम बना के लिख सकते हो प्रॉपरली। ठीक, मीनिंग सही होना चाहिए। चल आगे बढ़। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या था? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हार्मनी। जब भी तुम बचपन में किसी के साथ झगड़ा कर लेते तो इंग्लिश वाले टीचर क्या कहते थे? भैया मेंटेन हार्मोनी इन द क्लास, मेंटेन हार्मोनी इन द क्लास, मेंटेन हार्मोनियम नहीं दोस्तों, मेंटेन हार्मनी इन द क्लास। हार्मनी का मतलब होता है पीसफुल, सब लोग मिलजुल के रहो, सब लोग मिलजुल के रहो। पकड़ ले, कोई भी एक क्राइम है जिससे रिलेटेड 1 2 3 4 5 लॉ है भाई, 5 लॉ अट्रैक्ट हो जाता है, 5 लॉ अट्रैक्ट हो जाता है। अब क्या करे जज अब क्या करे? अब तो वो सर पकड़ के अपना बाल जो है नोच लेगा। जज कहेगा कि यार 5 लॉ है, एक ही क्राइम के लिए 5 लॉ बना के रख दिए, अब क्या करें हम? तो जज को बताया जा रहा है कि भैया तुम हमेशा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करना। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ये जो जितने भी सारे लॉ है, लॉ 1 लॉ 2 लॉ 3 लॉ 4 लॉ 5, सारे लॉ के बीच में तुमको हार्मोनी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी भी लॉ को तुम डिस्ट्रॉय कर दो, ऐसा नहीं करना है। सबको मिलजुल के तुमको एक डिसीजन देना है, सबको मिला के एक डिसीजन देना है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन देना है, सो दैट कोई भी लॉ जो है, कोई भी दूसरा लॉ जो है, जो दूसरा लॉ है वो क्या नहीं हो जाए, डिफीट ना हो जाए। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि लॉ को रिस्पेक्ट करना है, लॉ बनाया गया रिस्पेक्ट के लिए, तुमको रिस्पेक्ट करना है। किसी भी लॉ को ऐसा मतलब इग्नोर नहीं कर देना है, सबको मिला के तुमको कंस्ट्रक्शन करना है, जिसको कहा जाता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन दोस्तों। फिर देखो इफ टू प्रोविजन सीम्स टू क्लैश, अगर 2 3 4, मैंने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल दिए, पकड़ ले 2 के एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पकड़ लो 2 प्रोविजन ऐसा है जो अलग अलग है, क्लैश कर रहे हैं, लेकिन सेम ही प्रॉब्लम का ये दोनों प्रोविजन है, सेम ही प्रॉब्लम का 2 प्रोविजन है। तो इंटरप्रेट देम सो दैट इफ पॉसिबल बोथ कैन बी गिवन इफेक्ट, अवॉइड ए हेड ऑन क्लैश। इसका मतलब ये कि दोनों को इफेक्टिवली तुम यूज कर पाओ, इस प्रकार से तुम इंटरप्रेट करो। यहाँ पे देखो, रीड द स्टैट्यूट एज अ होल, इंटरप्रेट डिफरेंट प्रोविजन सो दैट दे आर कंसिस्टेंट विथ ईच अदर। ठीक है, कंसिस्टेंट विथ ईच अदर। ठीक, एम फॉर ए कंसिस्टेंट इनैक्टमेंट ऑफ द एंटायर स्टैट्यूट। ठीक, चलो उसके बाद देखो रूल ऑफ एजेस्डम जनरस, बहुत ही ज्यादा बवाल एजेस्डम जनरस। अब सिंपल चीज मैं तेरे को पूछने वाला हूं, मेरे को पता चल जाएगा कि तेरा जो है आईक्यू लेवल कितना है। ठीक, अब देख, अगर मैं तेरे को बोलूं कि सुनना भाई मेरे, मैं कल गया था, शिट कहाँ चला गया, आ गया। देख, अगर मैं तेरे को बोलूं कि कल मैं गया था दोस्त तो यही पे तो था, कहाँ गया? हाँ, एजेस्डम जनरस। ठीक, अगर मैं बोलूं तेरे को कि कल भाई मेरे सुनना, कल मैं गया था जू गया था दोस्तों, और जू में मेरे को मिला एक लायन, 1 लायन और 2 चीता, 3 लेपर्ड, 4, मतलब ये 3 4 ज्यादा हो रहा है, एक काम करते हैं 2 लेपर्ड और 2 जो है
एलिफेंट्स एंड 4 जो है मॉन्की, ठीक, मॉन्की नहीं, गुरिला, गुरिला मिला सर मेरे को। सर गुरिला कहाँ पे दिख गया सर आपको? मिला, मेरे को मिला, ठीक। ये अगर मैंने बोल दिया तेरे को लायन, ठीक, फिर 5 टाइगर, 5 टाइगर देखे, 5 में से 2 था वाइट टाइगर, 2 वाइट टाइगर था और 3 जो है वो नॉर्मल बंगाल टाइगर्स थे, मैन ईटिंग टाइगर्स, बंगाल। अच्छा ठीक, अच्छा ये हो गया तुम्हारा लेपर्ड, ये हो गया तुम्हारा एलिफेंट, ये हो गया तुम्हारा क्या था, गोरिल्ला या फिर जिराफ, कुछ भी हो जाए, ठीक। और फिर मैंने तेरे को बोल दिया, तूने बोला सर और बताओ और बताओ और बताओ, और मैंने बोला कि भाई सुनना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, एक्सेट्रा। मैंने बोला एक्सेट्रा। अब तू ही बता, तू ही बता मेरे यार कि इस एक्सेट्रा में क्या आ सकता है, इस एक्सेट्रा में क्या आ सकता है, यहाँ पे कौन कौन आ सकते हैं बताओ, कौन कौन आ सकते हैं। जब मैं बोल रहा हूं, मैं जू गया था, मैं वहां पे देखा लायन, चीता, लेपर्ड, एलिफेंट, जिराफ, गोरिल्ला, टाइगर, ऐसा अगर मैंने तुमको बताया, ठीक। अब मेरे को बता कि एक्सेट्रा जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसमें क्या क्या आ सकता है, तू इमेजिन कर और क्या क्या हो सकता है। हाँ जी, अब मैं लिस्ट लिखने वाला हूँ, तू तेरे को मुझको बताना है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। 2 कैट, 3 पैरट, 4 जो है राइनो, फिर 5 जिराफ, फिर आता है हमारा 1 डक, 2 डॉग। मेरे को बता, मैंने ये लिस्ट दिया तेरे को, अब तू बता इनमें से क्या क्या आ सकता है एक्सेट्रा में, क्या क्या आ सकता है, फटाफट बता दे। हाँ जी फटाफट बता दे। अब जब तू ये एक्सेट्रा दिखेगा ना, तू क्या करेगा, सुनना, तू क्या करेगा, तू क्या करेगा, तू बोलेगा कि एक्सेट्रा तो ठीक है सर, अगर मैंने तेरे को सिर्फ ये लिस्ट दे दिया और बोला एक्सेट्रा, तू बोलेगा सर एक्सेट्रा तो ठीक है, इससे पहले तुमने क्या बताया था सर? मैंने बताया था लायन, चीता, लेपर्ड, एलिफेंट, फिर जिराफ, गोरिल्ला, टाइगर, ये सब मैंने बताया, ठीक। तो तुम एक्सेट्रा के बाद जो तुम यहाँ पे ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, कैट ऐड करोगे? आंसर है नहीं। सर क्यों? क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल नहीं है, क्योंकि जू में हमने वाइल्ड एनिमल्स को देखा। किसको देखा? वाइल्ड एनिमल्स को देखा, ठीक। कैट को तुम इंक्लूड करोगे? नहीं। पैरट को इंक्लूड करोगे? शायद हो सकता है, क्योंकि जंगली पैरट भी होते हैं, शायद हो सकता है। राइनो को इंक्लूड, हाँ सर हो सकता है। जिराफ, हाँ सर। डक हो सकता है, जंगली डक, हाँ हो सकता है सर। डॉग हो सकता है? नहीं सर डॉग नहीं हो सकता। डॉग कैसे आ जाएगा? ठीक है, समझ में आ रहा है। नॉर्मल जो हमारा इंडियन ब्रीड का डॉग है वो कैसे आ जाएगा वहां पे जू पे? तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, जब मैं एक्सेट्रा कह रहा था तब तुम क्या इंटरप्रेट कर रहे थे कि जो भी हमारा ये कंटिन्यूइंग वर्ड होगा इस लिस्ट का, ये जो मैंने लिस्ट तुमको दिया, ये जो पहला लिस्ट मैंने दिया, इसके बाद जितने भी कंटिन्यूइंग वर्ड होंगे ये किनसे रिलेटेड होगा? पहले जो लिस्ट में वर्ड्स थे इनसे रिलेशन तो रखना होगा ना। ये तो वाइल्ड एनिमल्स था पहले वाले लिस्ट में, तो यहाँ पे वाइल्ड ही होगा। यहाँ पे डॉग कहाँ से आ जाएगा? यहाँ पे कैट कहाँ से आ जाएगा? समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या? एजिस्डम जेनरिस, इसका मतलब एजिस्डम जेनरिस। सुन, कहा जाता है एजिस्डम जेनरिस का मतलब होता है व्हेन अ लिस्ट, देख अच्छे से देख, व्हेन अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स बिलोंग्स टू ए क्लास या फिर कैटेगरी, बिलोंग्स टू अ क्लास और कैटेगरी is followed by general words. The general words are interpreted to include only the things of the same kind as the specific words listed. तो जब मैं तेरे को एक लिस्ट दे देता हूं और इस लिस्ट में जितने भी वर्ड्स है वो जब एक पर्टिकुलर क्लास, कैटेगरी, जैसे ये वाइल्ड एनिमल्स के कैटेगरी में है, तो जो बाकी के जनरल वर्ड्स है वो जनरल वर्ड्स जो है हम लोग किस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे कि क्या हो सकता है। जो क्योंकि बहुत टाइम पे लॉ में एक्सेट्रा लिखा होता है ना, बहुत टाइम में लॉ में ऐसा लिखा हो सकता है कि एंड व्हाटएवर फॉलोस, या फिर
एक्सेट्रा ही पकड़ लो, एक्सेट्रा लिखा जा सकता है। तो अगर एक्सेट्रा लिख रहा है या वॉट एवर फॉलोस लिखा जा रहा है तो कौन सी चीज़ है वो फॉलो करेगा, तुम क्या सोचोगे, तुमको इंटरप्रेट करना है एज अ जज, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, तुमको क्या सोचना है। सोचना ये है कि पहले जो तुमने लिस्ट दिया है वो लिस्ट क्या किसी कैटेगरी में आता है, किसी क्लास में आता है, अगर आता है तो बाकी के जो जनरल वर्ड्स आएंगे वो सारे उसी कैटेगरी उसी क्लास के होने चाहिए। ऐसा एम्बिगियस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तुम एपीजे अब्दुल कलाम नहीं लिख सकते, यहाँ पे तुम एपीजे अब्दुल कलाम नहीं लिख सकते, यहाँ पे तुम मोदी जी नहीं लिख सकते, ठीक है, मोदी नहीं लिख सकते, यहाँ पे तुम राहुल गांधी नहीं लिख सकते क्योंकि ये पॉलिटिशियंस है, ये इंसान है। यहाँ पे तुम एस्ट्रोनॉट्स के नाम नहीं लिख सकते, नील आर्मस्ट्रांग नहीं लिख सकते क्योंकि जो पहला वाला लिस्ट है ना इससे कोई मैच नहीं खाता, इससे कोई मैच नहीं खाता सर, मैच नहीं खा रहा है सर, क्या करे सर, मैच नहीं खा रहा है सर, क्या करे सर, बताओ सर। ठीक, तुमको ये समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक, ये समझ में, यही है एग्जिस्टम जनरल्स। ठीक, अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल इफ अ लॉ अप्लाइज टू कार, ट्रक, मोटरसाइकिल, अदर व्हीकल, अदर व्हीकल्स अगर मेंशन्ड है, अदर अगर लॉ में लिखा है अदर व्हीकल तो अदर व्हीकल में क्या आएगा, हाँ जी, बस तो नहीं आएगा, एरोप्लेन तो नहीं आएगा, बोट तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे व्हीलर्स है, कार, ट्रक, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, ये सारे व्हीलर्स है, तो अदर व्हीकल्स में व्हीलर्स आएगा। एयरप्लेन कहाँ से आ गया, समझ में आ रहा है, बड़े बड़े बोट्स कहाँ से आ गए, बस कहाँ से आ गया, बड़े बड़े है, समझ में, ह्यूज प्रोजेक्ट, ये सारे नहीं आ सकते। क्या है, समझ में आ रहा है। अच्छा, कंडीशन एप्लीकेशन देखो, एग्जामिनेशन में ये तुमको लिख के आना है, ठीक है, इसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ, मैं ना तुमको करने दूंगा मैं इग्नोर। देख, पहली बात यह है कि स्टैट्यूट हैज अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड, मतलब एप्लीकेशन का क्या कंडीशन है कि स्टैट्यूट जो है हैज अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड, ऑब्वियसली द स्पेसिफिक वर्ड्स फ्रॉम फॉर्म अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी और जिनस, द कैटेगरी इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय द स्पेसिफिक वर्ड, क्योंकि ये एग्जॉस्टेड नहीं है, ये जो स्पेसिफिक वर्ड है, ये जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड लिखा, ये एग्जॉस्टेड तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा है, मतलब इसके बाद भी जनरल वर्ड्स आएंगे, तो द कैटेगरी इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय द स्पेसिफिक वर्ड, जनरल वर्ड्स फॉलो द स्पेसिफिक लिस्ट, ये जनरल वर्ड जो है ये फॉलो करेगा लिस्ट को। ठीक, अच्छा, देयर इज नो क्लियर इंडिकेशन द लेजिस्लेचर इंटेंडेड द जनरल वर्ड टू हैव अ ब्रॉडर मीनिंग, तो लेजिस्लेचर में लिखा है कि ये ब्रॉडर मीनिंग नहीं हो सकता, जो ये है वही होगा। ठीक, जो पहले वाले लिस्ट में है वो जनरल वर्ड्स वही कंटिन्यू होगा, अगर लिखा है ब्रॉडर मीनिंग तो अलग बात हो सकता है, वहाँ पे डोमेस्टिक वाले भी आ सकते हैं, लेकिन ब्रॉडर मीनिंग तो लिखा नहीं है, नॉर्मल लिखा है, अदर व्हीकल्स या फिर अदर एनिमल्स या फिर अदर, समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा लिखा है तो हम लोग इसको बड़ा चढ़ा के हम लोग इसको ये इंटरप्रेट नहीं करेंगे। हम लोग जब भी इंटरप्रेट कर रहे हैं और कहीं पे अगर एक्सेट्रा या फिर अदर वदर लिख के आ गया तो हम लोग पहले वाले जो थे उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, पहले के कैटेगरी को कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ चुका है सर, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। इसके बाद आता है दोस्तों एक्सप्रेसो यूनिस एस एक्सक्लूसिव अल्टरियस, इसका मतलब बहुत ब्यूटीफुल है। एक्सप्रेस मीनिंग इम्प्लाइड इन एक्सक्लूजन, एक क्लास है, क्या है बताओ, एक क्लास है, एक क्लास है, शुमोन सर का क्लास, शुमोन सर का क्लास चल रहा है दोस्तों। यहां पर आई है, पकड़ लो, चार मेल और आई है 6 फीमेल। अगर मैंने बोला क्लास में, अगर मैंने बोला ऑल द बॉयज स्टैंड अप, ऑल द बॉयज स्टैंड अप, इसका मतलब क्या, ऑल द बॉयज स्टैंड, इसका 2 मीनिंग है दोस्तों, एक मीनिंग नहीं है। तुम कहोगे कि सर लड़के खड़ा हो जाए, इसका 2 मीनिंग है, एक मीनिंग नहीं है। जब भी मैं कहूंगा ऑल द बॉयज स्टैंड्स अप, स्टैंड अप, जब मैं कहूंगा ऑल द बॉयज स्टैंड अप, दैट मीन्स दैट ऑल द गर्ल्स शुड सिट डाउन, ऑल द गर्ल्स शुड सिट डाउन। एक्सप्रेसली जब मैंने कहा सिर्फ बॉयज को, इसका मतलब ये है जिसको मैंने एक्सक्लूड किया, जिसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, मतलब गर्ल्स, इनको एक्सक्लूड किया जाता है, उनको स्टैंड अप नहीं करना है। तो मेरा इस वर्ड का मीनिंग ऑल द बॉयज स्टैंड अप, इसका मीनिंग ये हो सकता है कि सारे बॉयज खड़े हो जाए, और इसका मीनिंग ये भी है कि गर्ल्स खड़े ना हो। इसका मतलब कि देखो, एक्सप्रेस मेंशन, बॉयज का मैंने एक्सप्रेस मेंशन किया, मींस implied exclusion of the others, implied exclusion of the others, इसको पूरा पढ़ो। the express mention of one thing implies the exclusion of others, मैंने expressly mention किया बॉयज का, इसका मतलब exclusion किया किस चीज का, गर्ल्स का। क्या ये समझ में आ रहा है, इसी का मतलब होता है expressio unis ex exclusio alterius। इसका मतलब ये कि किसी भी स्टैट्यूट में दोस्तों, किसी भी लॉ में दोस्तों, स्पेसिफिकली अगर लिस्ट सर्टेन थिंग्स, मैंने किसी भी
सर्टेन थिंग्स को लिस्ट कर दिया, बोल दिया कि ये कैटेगरी, वो कैटेगरी, इसका मतलब कि बाकी सारे कैटेगरीज इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारे कैटेगरीज जो है वो एक्सक्लूडेड है। तो इट इज ऑफन प्रिज्यूम दैट थिंग्स नॉट लिस्टेड आर नॉट इंटेंडेड टू बी इंक्लूड। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, समझ में आ चुका है। उसके बाद आता है कॉन्टेम्पोरेरी एक्सपोजर टू एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे। इसका मतलब होता है कॉन्टेम्पोरेरी एक्सपोजिशन इज बेस्ट। इसका मतलब सिंपल चीज समझो, देखो फिर से मैं तुमको ये कंटेम्पोरेनिया एक्सपोसिटो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे, इसको ना बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब समझ चीज को, बात क्या है? बात ये है कि पकड़ ले कोई लॉ बना 1947 को, ठीक। अब ये लॉ को तुम अप्लाई करने की कोशिश करो 2025 को। अब जैसे इतने साल बीत गए ना, लॉ जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। अब तेरे को अगर एग्जैक्टली समझना है कि इस लॉ का मीनिंग क्या था, कोई भी लॉ तुम पढ़ रहा है, इस लॉ का मीनिंग क्या है, तो तुमको ये भी समझना होगा कि ये लॉ कब पास किया गया है, ये लॉ कब पास किया गया है, उस वक्त क्या कंडीशन था, उस वक्त क्या सिचुएशंस थे, उस वक्त क्या कॉन्फ्लिक्ट था, उस वक्त कौन से रीजंस थे जिसके वजह से ये लॉ बना गया। तब ना जाके तुम 2025 को इस लॉ का एक्चुअल मीनिंग, किस कारणवश ये लॉ आया, ये तुम जान पाओगे। क्या ये समझ में आ रहा है ना दोस्तों? जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे हम लोग, तुमको मैं ओरिजिनल बात बताता हूँ, जितने भी हमारे रिलीजियस बुक्स वगैरह है, चाहे हिंदुइज्म हो जाए, जैनिज्म हो जाए, या फिर तुम्हारा क्रिश्चियनिटी हो जाए, या फिर कोई भी रिलीजन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल किसी भी रिलीजन में जो भी तुम्हारे लॉ बने होते हैं ना, ये भैया कम से कम 500-600 साल, और हमारे वाले सनातन धर्म का तो भैया 5000 साल। तो क्या हो जाता है ना कि धीरे धीरे जैसे लॉ पास होता जाता है, मतलब धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता जाता है ना, चीज़ों को लोग जो है अलग वे में, अलग ढंग में इंटरप्रेट करने लग जाते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ से बचने के लिए तुमको क्या करना है? तुमको करना ये कि जब ये लॉ लाया गया, या फिर जब ये धर्म ग्रंथ के चीज़ें लिखे गए, उस टाइम पे ये सिचुएशन क्या था, उस टाइम पे क्या कंडीशन था, उस टाइम पे जो लॉ लिखा गया था क्या सिचुएशन था, क्या कंडीशन था, क्या प्रोविजन था, उसके हिसाब से तुम आज को इंटरप्रेट कर पाओगे। क्या ये समझ में आ रहा है? तब जाके तुम समझ पाओगे कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। क्या ये समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली और एक चीज़ मैं तुमको बताता हूँ, जैसे हमारे सनातन धर्म में लिखा है कि कृष्ण जी ने बताते हैं कि जैसे जैसे तुम्हारा सोसाइटी चेंज होगा, वैसे वैसे तुम्हारे नियम, रूल्स, रेगुलेशंस जो है वो इवॉल्व होंगे। क्या होंगे? इवॉल्व। तो इवोल्यूशन जो है इट इज मस्ट, उसको तुम नकार नहीं सकते। इवोल्यूशन चेंज होता जाएगा। तुम्हारे धर्म ग्रंथ जो भी है, जो भी एक टाइम पे अप्लाई होता था, वो आज के टाइम में जो इसको इवॉल्व होना है, थोड़ा बहुत इवॉल्व होके जाना है, क्योंकि वरना वो रेलेवेंट फील नहीं करेगा। क्या नहीं फील करेगा? रेलेवेंट फील नहीं करेगा। तो इस कारणवश आज के जो न्यू एज गुरु है, वो लोग क्या कोशिश करते हैं? कोशिश ये करते हैं कि आज की सोसाइटी में हम लोग पहले वाले जो नियम है उसको किस प्रकार से प्रॉपर्ली समझा पाए। इसलिए हमको इंटरप्रेटर की मदद, देखो हमको इंटरप्रेटर चाहिए होगा धर्म ग्रंथ का, इसलिए हम लोग गुरु के पास जाते हैं, वो इंटरप्रेट कर देते हैं कि भैया बता दीजिए, गुरुजी बता दीजिए कि आज के डेट पे हम लोग उस चीज़ को कैसे लागू करें। तो वो लोग इंटरप्रेट कर देते हैं। तुम ही को इसी प्रकार से एज ए CS जो है तुमको इंटरप्रेट करना कि उस टाइम पे ये लॉ पास किया गया था, उसका रियल नेचर क्या था और आज के डेट में क्या रिलेवेंस है, उसके हिसाब से तुमको उसको इंटरप्रेट करना है। ठीक, तो यही बताया जाता है यहाँ पे कि द बेस्ट वे टू इंटरप्रेट, देख फिर से देख, द बेस्ट वे टू इंटरप्रेट एन ओल्ड स्टैट्यूट, जो पुराना स्टैट्यूट है, इज टू अंडरस्टैंड हाउ इट वाज अंडरस्टूड एट द टाइम इट वाज पास्ड। जब ये पास किया गया था, जब ये ओल्ड लॉ पास किया गया था, उस समय पे क्या सिचुएशन था, उस समय पे क्या समझ के इसको पास किया गया था, वो तुमको समझना है। अगर तुमको किसी भी प्रकार के ओल्ड लॉ को समझना है तो क्या समझ में आ चुका है? आगे देख, नॉसिटर एसोसिएट्स, ये तो बचपन से तुम्हारे मम्मी पापा तुमको कह रहे हैं भैया नॉन बाइथ एसोसिएट्स। तेरे दोस्तों से पता चलता है कि तेरा नेचर क्या है, तेरे दोस्तों से पता चलता है कि तेरा नेचर क्या है, तेरे दोस्तों से पता चलता है कि तेरा नेचर क्या है। अब जब मैं कहूंगा, देख मैं अगर कहूंगी राहुल द्रविड़, फिर मैं कहूंगा सचिन तेंदुलकर, फिर मैं कहूंगा पगल्ले सौरव गांगुली, ठीक, फिर मैं कहूँगा विराट कोहली, फिर वन एंड ओनली MSD, ठीक है, अल्लाह फॉर अ रीज़न। अच्छा, तो ये सारे अगर मैंने लिस्ट दिया, उसके बाद अगर मैंने लिखा पगल्ले मैंने लिखा कोई भी XYZ, पगल राम,
शाम। एक लिस्ट था, एक लिस्ट में ये सारे लिखे थे, ठीक। अब तेरे को इंटरप्रेट करना है, ठीक। तेरे को क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। भैया तेरे को राहुल द्रविड़ पता है, तेरे को सचिन के बारे में पता है, तेरे को सौरव गंगुली के बारे में पता है, विराट कोहली के बारे में पता है, थल्ला फॉर अ रीजन को के बारे में पता है, लेकिन तेरे को राम एंड श्याम के बारे में नहीं पता, ये कौन है? तो तू इसको इंटरप्रेट कैसे करेगा? कैसे करेगा इंटरप्रेट? तू देखेगा भैया इसके पहले जो वर्ड्स थे, इनका 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 ये कौन थे, ये वर्ड्स कौन थे? ये क्रिकेटर थे, ये क्रिकेटर थे। अगर ये क्रिकेटर थे तो ये भी तो क्रिकेटर ही होंगे ना दोस्तों, एक ही लिस्ट में नाम लिखा है, तो ये भी तो क्या होगा, क्रिकेटर ही होगा। तो नोन बाय इट्स एसोसिएट्स, तो राम एंड श्याम को मैंने पहचाना उसके एसोसिएट्स से। एसोसिएट्स कौन है? क्रिकेटर। ये कौन है? ये भी क्रिकेटर ही होंगे। तो देखो, व्हेन वर्ड्स susceptible टू सिमिलर मीनिंग, मतलब सेम मीनिंग हो सकता है, आर ग्रुप्ड टुगेदर, दे आर अंडरस्टूड इन अ रिलेटेड सेंस। दे आर रिलेटेड सेंस मतलब देख, मीनिंग क्या है? ये तो नाम है ना, ये सारे नाम है। तो जब इतने सारे नाम एक साथ ग्रुप कर देते हैं ना, तो मेजोरिटी ऑफ द नाम क्या कहता है, मेजोरिटी ऑफ द नाम का नेचर क्या है वो तुमको पता चलेगा। जैसे तुमको पता चले इनका नेचर है क्रिकेटर, तो ये क्या होगा, ये भी क्रिकेटर ही होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर जब भी लेजिस्लेचर जो है ग्रुपिंग कर रहा है वर्ड्स का जो कि अनक्लियर हो, तो तुम कैसे क्लियर करोगे इन सारे वर्ड्स के बारे में? तुमको इन वर्ड्स के बारे में पता नहीं, तुम उसको उसमें यूज करोगे नोसेटर एसोसिएट्स, मतलब नोन बाय इट्स एसोसिएट। उसके आसपास जो एसोसिएट्स है, बाकी के वर्ड्स है, वो क्या कहते हैं, उसका नेचर क्या है, क्या करते हैं वो, उसके हिसाब से तुमको इनका मीनिंग निकालना है। क्या समझ में आ चुका है? ओके। इसके बाद आता है स्ट्रिक्ट और लिबरल कंस्ट्रक्शन। क्या बताओ, फिर से बता दो, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आता है स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। क्या होता है देखो, स्ट्रिक्ट मतलब इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूट नैरोली, स्ट्रिक्टली, क्लोजली टू लिटरल मीनिंग। ठीक है। ये कब यूज होता है? जब तुम पेनल स्टैट्यूट्स पढ़ते हो, पेनल्टी स्टैट्यूट्स, पेनल्टी वाला लॉ पढ़ते हो जब तुम, ठीक है। टैक्सेशन वाले लॉज जब तुम पढ़ते हो, टैक्स वाले लॉ जब तुम पढ़ते हो, पेनल्टी, टैक्सेशन, उन सब में स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन यूज होता है। मतलब जो लिखा है वही, इससे बाहर जाके तुम समझो मत कुछ। समझ में आ रहा है? ओके। एक्ट्स आर नॉट सीन एज इंक्लूडिंग एनीथिंग नॉट विद इन देयर लेटर और स्पिरिट। इसका मतलब ये कि नॉर्मली जो पेनल स्टैट्यूट्स वगैरह होते हैं ना, वो बहुत डायरेक्ट होते हैं। समझ में आ रहा है? इसको स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन के हिसाब से तुमको उनको इंटरप्रेट करना होता है। इसके साथ आता है लिबरल। लिबरल का मतलब होता है इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूट ब्रॉडली टू अचीव इट्स इंटेंडेड पर्पस। थोड़ा लिबरल रहना। लिबरल माने ओपन माइंडेड, कि तुम्हारा जो स्टैट्यूट है उसको इस हिसाब से ब्रॉडली तुमको इस हिसाब से इंटरप्रेट करना होगा जिससे तुमको उसका पर्पस जो है वो तुम रीच कर पाओ, कि ये जो स्टैट्यूट बनाया गया इसका पर्पस क्या है। कोई तो पर्पस होगा, उसका पर्पस रीच करने के लिए तुम जिस प्रकार से उसको इंटरप्रेट करोगे उसको कहा जाता है लिबरल कंस्ट्रक्शन। ठीक, चलो आगे देखो। कोड कौन सा चूज करता है, लिबरल या फिर स्ट्रिक्ट? अब कोड अप्रोच करता है जो उसको बेस्ट फिट हो, कोड को जो सही लगे वो कोड जो है अप्रोच करता है। ठीक, अच्छा। प्रिजम्पशंस इन इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रिजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिजम्पशंस में ये बताया जाता है कि एक सिंपल चीज, प्रिजम्पशंस मतलब क्या? प्रिजम्पशंस मतलब बताते तुम प्रिज्यूम कर रहे हो। हम लोग क्या प्रिज्यूम करते हैं कि लॉ मेकर जो है पागल तो नहीं है। क्या है? नहीं है, पागल तो नहीं है। लॉ मेकर पकड़ ले, तू कोई लॉ पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते तू ऐसा सोच सकता है अच्छा ये लॉ शायद ये लॉ जो है ये बराक ओबामा के लिए बनाया गया है, ऐसा तू बोल सकता है? नहीं, क्योंकि जो लॉ मेकर्स है, इंडिया का लॉ मेकर्स इंडिया के लिए लॉ बनाएगा भाई। ये सब ये प्रिजम्पशंस है, ये हम लोग मान के चलते जो इंडियन लॉस है वो इंडियन सोसाइटी के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, लॉ मेकर्स को पता है क्या खराब है क्या अच्छा है, वो उनको पता है, ये हम लोग प्रिज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, ये प्रिज्यूम्पशन नेसेसरी है, वरना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कोई भी चीज इंटरप्रेट करने के लिए। तो प्रिजम्पशंस भी बता दिया है लॉ मेकर्स ने। लॉ मेकर्स देखो कितना सोचते तुम्हारे बारे में। लॉ मेकर्स ने बोला देख तेरे को मैंने रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बता दिया है, अब तू ये भी सुन, मेरे को ये सब चीज पता है, तो ये जब भी तू इंटरप्रेट करेगा ना तो तेरे को मन में रखना है कि भैया मेरे को ये सारा चीज पता है, ये सारा मेरे ऊपर एप्लीकेबल होता है, मेरे को ये सब चीज पता है, उसके बाद मैं लॉ बना रहा हूं, ये तेरे को दिमाग में रखना होगा। ठीक, इंटरप्रिटेशन के लिए। अब देख है क्या सर ये चीज,
है क्या सर? बताता हूँ, एक सेकंड रुक जा। एक सेकंड रुक जा दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। देखो, जब भी तुम कोई लॉ इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे, हमेशा प्रिज्यूम करना कि वर्ड्स आर यूज्ड प्रिसाइसली, मैंने यूज किया है, लूजली यूज नहीं किया है, तो उसको अलग फलग से इंटरप्रेट करने की कोशिश ना करना। मेरे को पता है वेस्टेड राइट्स के बारे में, किसका कितना राइट्स है क्या है, ये लॉ मेकर को पता है। आर नॉट टेकन अवे विदाउट एक्सप्रेस वर्ड, ये क्या है? इसका मतलब ये कि अगर मैंने लिखा है, अगर मैंने किसी का राइट को छीनना है तो मैं एक्सप्रेसली मेंशन करूंगा। अगर मैंने कोई भी ऐसा कुछ एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया, इसका मतलब ये कि मैंने इसका राइट नहीं छीना है। तो वेस्टेड राइट्स, जो तुम्हारे पास राइट है, सुन, तुम्हारे पास ऑलरेडी जो राइट है उसको छीनने का लॉ अगर बनाना है मेरे को, तो मैं लिख के दूंगा कि ये राइट तेरे से छीन लिया जाता है। समझ में आ रहा है? अगर मैंने ऐसा कोई राइट छीनने के बारे में नहीं लिखा है, इसका मतलब कि मैंने छीन नहीं रहा हूँ, राइट छीना नहीं जा रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से तुमको लॉ को इंटरप्रेट करना है, ठीक है। राइट ऑलरेडी पोजेस्ड, मतलब जो राइट तुमको तुम्हारे पास ऑलरेडी है उसको छीनने के लिए मेरे को, मैं लिखूंगा कि मैं छीन रहा हूं। अगर नहीं लिखा, इसका मतलब मैंने तेरे राइट को कोई टच नहीं किया, मैंने तेरे राइट को छीन नहीं रहा हूं। आर नॉट टेकन अवे विदाउट एक्सप्रेस वर्ड, ठीक है। उसके बाद देख, मेंसरिया इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस, ये तुमको पता होना चाहिए। स्टेट क्राउन इज नॉट बाउंड बाय अ स्टैट्यूट अनलेस एक्सप्रेसली मेंशन्ड। देखो, स्टेट और क्राउन, स्टेट क्राउन, क्राउन क्यों मेंशन है? क्योंकि भैया ये सारे जो लॉ है ना, ये ब्रिटिशर्स के लॉ है। अभी भी हम लोग क्राउन क्राउन कह रहे हैं। क्राउन का मतलब होता है कंट्री का हेड, तो क्राउन को छोड़ो, स्टेट मानो। अब देखो, स्टेट तुमको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब भी तुम पढ़ रहे हो, स्टेट का मतलब होता है कंट्री। अब ये जो स्टेट है, इसका मतलब ये कि अगर लॉ मेकर्स ने कहीं पर स्टेट को मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब कि स्टेट उसके दायरे में नहीं आता। स्टेट को तुम लपेटो मत। नॉट बाउंड बाय स्टेट बाय स्टैट्यूट अनलेस एक्सप्रेसली मेंशन, तो कोई भी लॉ जो है वो कंट्री के ऊपर, स्टेट के ऊपर लागू नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस वो एक्सप्रेसली मेंशन्ड हो। अगर एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है तो लागू नहीं हो रहा है, ठीक। अच्छा, इसके बाद होमवर्क मैं दे रहा हूं, यहां से कुछ जो है तुमको होमवर्क कर लेना है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा होमवर्क कर लो, छोटा मोटा है। कोई डाउट है तो हम जिंदाबाद, हम हमेशा रहेगा तुम्हारे लिए। चलो, इसके बाद देखो, इंटरनल एड ऑफ स्टैट्यूट, बहुत अच्छा बना के लिखना, एग्जामिनेशन में बहुत बहुत बार आया है। सिंपल चीज समझ, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल एड मतलब, देख, कोई भी तू स्टैट्यूट लॉ पढ़ रहा है, लॉ में टाइटल तो लिखा होगा ना, तो उस लॉ को समझने के लिए उस टाइटल को समझ, प्रियम्बल को समझ। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तुम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जाओगे, वहां पे प्रियम्बल लिखा होता है। प्रियम्बल क्या होता है कि तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का मोटिव बताता है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का मोटिव क्या है। तो कोई भी लॉ में जो प्रियम्बल होता है ना, वो उस लॉ का मोटिव बताता है। तो इंटरप्रिटेशन के लिए तेरे को एड दिया गया। एड मतलब हथियार, ये हथियार तेरे को यूज करना होगा। पहला हथियार क्या यूज करेगा? टाइटल को समझ, टाइटल को समझ, प्रियम्बल को समझ, तेरे को लॉ समझ में आ जाएगा। हेडिंग को समझ, चैप्टर की हेडिंग को समझ। जैसे हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ रहे हैं, टाइटल पढ़ के ही तो पता चल गया कि ये एक्ट जो है, ये लॉ जो है, ये क्या बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है हेडिंग एंड टाइटल ऑफ चैप्टर, इसको समझ। फिर है मार्जिनल नोट्स, साइड में कुछ नोट्स वगैरह लिखा है। जैसे हम लोग देखते नहीं कि आईसीएसआई के मटेरियल में बॉक्स वगैरह में कुछ छोटा छोटा चीजें लिखा होता है, उस नोट्स को पढ़। अगर तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, उस नोट्स को पढ़। समझ में आ रहा है? तो ये तेरा इंटरनल एड होता है। फिर है इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस, कुछ अलग से डेफिनेशंस भी दिया होता है। सेक्शन 2 में हमेशा डेफिनेशन क्लॉज होता है। तो तेरे को कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जा, सेक्शन 2 में जा, वहां पे तेरे को सारे वर्ड्स के डेफिनेशंस मिल जाएंगे, ठीक। ओके, डेफिनेशन सेक्शन क्या है, समझ में आ रहा है? डेफिनेशन सेक्शन। फिर आता है प्रोविजो, प्रोविजो को पर मतलब प्रोविजंस को पर समझ में आएगा। इलास्ट्रेशंस, एक्सप्लेनेशंस अगर है कोई भी तुम्हारे कॉपी बुक में, छोटे से बचपन से मैथ्स में भी तुम इलास्ट्रेशंस वगैरह कर करके एग्जामिनेशन में, मैथ्स के पीरियड में हमेशा इलास्ट्रेशंस करते थे, वही आते थे एग्जामिनेशन में। तो इलास्ट्रेशंस को पर अगर तेरे को समझ में नहीं आ रहा तो एग्जाम्पल से देख, इलास्ट्रेशन से देख। फिर है शेड्यूल्स, अगर शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 कुछ भी ऐसा लिखा है तो उन शेड्यूल्स को पर एक्ट को समझने के लिए। उसके बाद बताया गया है एक्सटर्नल एड। क्या ये समझ में आ रहा है? तेरे शेड्यूल ये सारा तो एग्जामिनेशन में बना के लिख के आ पाएगा, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। तो इसको बना के ही लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है इन चीजों के ऊपर कि मेरे को पढ़ना है एग्जैक्टली क्या है पढ़ना है। ये तुमको भीतर भीतर थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद एग्जामिनेशन में बना के लिखना है। समझ में आ चुका है? इसको बना के लिखो, ठीक। उसके बाद देख,
एक्सटर्नल एड में क्या आता है? पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। मैं तेरे को बताता हूँ, कॉन्फिडेंस रख मेरी बात के ऊपर, मेरे एडवाइस के ऊपर, कि अगर तू 2-2 लाइन, 3-3 लाइन, 4-4 लाइन अगर बढ़ा के लिख के आ पा रहा है ना, देख सिंपल चीज है यहाँ पे पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। अगर मेरे को कोई लॉ पढ़ना है तो मेरे को पार्लियामेंट में क्या पास हुआ था, नहीं हुआ था, वो भी तो मेरे को जानना है। पार्लियामेंट में हुआ क्या था वो तो जानना है ना मेरे को। तो ये लिख के नहीं आ सकता, एग्जामिनेशन बना के नहीं लिख के आ सकता। हाँ ऑब्वियसली। पार्लियामेंट में क्या होता है तू सोचना, डिबेट होता है, रिपोर्ट ऑफ कमिटीज होता है, ठीक है, कमिटीज अपना रिपोर्ट पेश करते हैं, डिबेट्स होता है, उससे मेरे को पता चलता है। तो अब इसके बारे में 3-4 लाइन नहीं बना के लिख के आ सकता, ऑब्वियसली बना के लिख सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल एड। इंटरनल एड का मतलब होता है तेरे लॉ में ही लिखा है वो सारा प्रीएम्बल टाइटल, ये तो तेरे वो जो तेरे को नोट्स मिला, लॉ मिला, उसमें लॉ में ही लिखा है। लेकिन एक्सटर्नल मतलब जो लॉ में लिखा नहीं है, तेरे को बाहर झांकना है। बाहर कहाँ पे झांकेगा? पार्लियामेंट्री हिस्ट्री पे झांकेगा, रेफरेंस टू रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज पे झांकेगा कि बाकी सारे कमिटीज ने क्या रिपोर्ट निकाला है वो देख लेते हम लोग, कमिटीज के रिपोर्ट पे झांकेगा, अदर स्टैट्यूट्स पे झांकेगा जो सिमिलर है, जो पारी पासु सिमिलर है, सेम सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करता है, उस उन सारे स्टैट्यूट्स को देखेगा, झांकेगा। झांकने के बाद तेरे को पता चलेगा कि भैया अच्छा ये स्टैट्यूट क्या कहा जाता है, तो ये एक्सटर्नल एड में आता है। फिर है डिक्शनरीज को देखेगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोल के बैठेगा, आज के डेट पे चैट जीपीटी को लेकर बैठेगा, ठीक। उसके बाद है यूज ऑफ फॉरेन डिसीजंस, फॉरेन में क्या डिसीजन आया देखते जरा। जैसे हम लोग रायलैंड वर्सेस फ्लेचर को नहीं मानते, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर को हम लोग टॉट में नहीं मानते, तो ये तो फॉरेन डिसीजन था ना, तो हम लोग फॉरेन डिसीजन भी देखते। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? हो गया फॉरेन डिसीजन, ठीक। अच्छा समझ में आ चुका है, यहां तक तुम्हारा हो चुका है एक्सटर्नल एड। अब देखो लीगल मैक्सिम्स जो है ये रिपीटेशन है, हम लोगों ने कर रखा है। उटरस मैचेस वैलिड कंपैरेटिज्म जनरस एक्सप्रेसियो यूनिस एक्सक्लूसिव अल्टरियस कंटेम्पोरानी एक्सप्रेसियो एट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे नॉसिडर रिसोर्सेज एक्टर्स नॉन फेसिड रियमनिसी मेंसिड्री, सारा हो चुका है, ठीक। अच्छा अदर इंपॉर्टेंट वाले हैं ये तुमको घर में बैठ के देख लेना है। ये अदर इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आ सकता है, ऑडी अल्टरम पार्टम, ठीक है, ये सारे थोड़ा बहुत देख लेना है। रेस जुडिकाटा, ठीक है, ये तो हम लोगों ने कर रखा है भैया, रेस जुडिकाटा, ठीक है। A matter already judged cannot be rejudged, cannot be re-agitated या फिर re-judged, ठीक। तो ये बाकी सारे इसको पढ़ने का पढ़ सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, एग्जामिनेशन में यही से आता है, ठीक। उसके बाद देखो, अब देखो जनरल है। अब जो यहाँ पर है ना, मैं चाहूँ तो होमवर्क भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको करा दूंगा, ये पूरा जनरल है, इसमें है नहीं कुछ करने लायक, ये जनरल है, मैं तुमको समझाता हूँ, ठीक है। एक एक करके देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एग्जामिनेशन में आता नहीं है यहाँ से, ठीक। तेरे को बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है? तेरे को अगर बेयर एक्ट पढ़ना है तो बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है तेरे को? What is it? The plain text of the act as passed by the legislature, इसको कहा जाता है बेयर एक्ट। लेजिस्लेचर ने जो पास किया वो डायरेक्टली, कोई भी किसी प्रकार का ट्रांसलेशन नहीं। लीगल लैंग्वेज कैन बी कॉम्प्लेक्स, डेंस एंड रिक्वायर्स केयरफुल रीडिंग। हाउएवर रीड इफेक्टिवली, कैसे रीड करें? कॉन्टेक्स्ट को देखना है, डेफिनेशंस को देखना है, लिटरल मीनिंग को फर्स्ट यूज करना है, सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करना है, पहले रीड करना है, फिर अंडरस्टैंड करना है, फिर अप्लाई भी करना है। अगर अप्लाई करने के बाद सेंस बन रहा है तो ठीक है, वरना फिर से रीड करना है। अपडेटेड वर्जन को देखना है, ऑलवेज यूज द लेटेस्ट वाला, ठीक है, ऐसा नहीं पुराने वाले देखने बैठ जाओ, ठीक। अच्छा साइटेशन ऑफ केसेस, केसेस को देखना है दोस्तों, कोई भी एक्ट पढ़ रहे हो उसमें केसेस क्या हुआ है वो देखने से तुमको समझ में आ जाता है कि भैया ये क्या है चैप्टर, ठीक। व्हाट इज इट? अ रेफरेंस टू अ रिपोर्टेड कोर्ट डिसीजन। व्हाई नीडेड? Decisions of higher court are binding on lower court. Lawyers cite cases to support their judgment. Authors cite them in books. Authors जो है अपने बुक्स में साइट करते हैं, lawyers जो है अपने आर्ग्यूमेंट में साइट करते हैं क्या? केसेस। इससे क्या पता चलता है कि जो देखो लोअर कोर्ट में अगर मेरा चल रहा है, मेरा पकड़ लिया हाई कोर्ट में चल रहा है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट का केस जज साइड कर सकता हूँ, है कि नहीं? आंसर है यस, तो यही है। अच्छा जब तुम लोग केस लॉ के सामने देखते हो ना, AIR लिखा है इसका मतलब है ऑल इंडिया रिपोर्टर, SCC लिखा है मतलब सुप्रीम कोर्ट केसेस, SCJ लिखा है मतलब सुप्रीम कोर्ट जर्नल, SCR लिखा है मतलब सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, DLT मतलब दिल्ली लॉ टाइम्स, ठीक है। इस प्रकार से ना कॉमन तुमको केस लॉ के बाहर देखने को मिल जाएगा। मतलब ये देखो AIR, ये मतलब क्या? AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक है क्या? नहीं, केस लॉ के सामने अगर लिखा है AIR केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, भैया 2000 व्यूज गया है मेरे इस छोटे से शॉर्ट में, शॉर्ट वाले वीडियो में 2000 व्यू गया है सर। हाँ बहुत ब्रिलियंट व्यू, ये जो है ना शॉर्ट्स बनाता हूँ मैं इन सारे केस लॉ का, तो इसको जरूर देखना है, मैंने अपलोड कर रखा है। AIR का मतलब क्या होता है? ऑल इंडिया रिपोर्टर। क्या समझ में आ रहा है?
हाँ जी, ये कॉमन रिपोर्टर्स है जो रिपोर्ट करते हैं केसेस के बारे में, ठीक। ओके, अच्छा, फिर इसको इग्नोर करो। मे एंड शेल को याद रखना हमेशा। कभी कभार जो है हम लोग मे को मे, अगर मे लिखा है तो हम उसको शेल पढ़ते हैं, कभी कभार शेल लिखा है तो हम उनको मे पढ़ते हैं। इसको लिखना है एग्जामिनेशन में। शेल यूजुअली इंडिकेट्स मैंडेटरी, मे यूजुअली इंडिकेट्स परमिसिव। मे मतलब करो ना करो, यू मे नॉट डू, यू मे नॉट डू, ठीक है। करो ना करो परमिटिव है, ठीक है, परमिसिव है। समझ में आ रहा है? ए पावर ऑफ ऑप्शन है तुम्हारे पास। मे में ऑप्शन है, शेल का मतलब है तुमको करना है। लेकिन जब भी हम लोग लॉ इंटरप्रेट करें दोस्तों, तो कभी कभार हम लोग मे को शेल पढ़ते, शेल को मे पढ़ते। सर इतना ज्यादा मत बोलो, एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल देता हूँ तेरे को भाई, तू तो भैया मेरे ऊपर यार टॉर्चर कर रहा है मेरे को। सुन एग्जाम्पल सुन। कंपनीज एक्ट में लिखा है, एवरी कंपनी every company may be formed for a legal purpose, legal purpose। इसका मतलब क्या? ये कंपनी लॉ में लिखा है, ठीक। सर इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि सारे कंपनीज जो है ना, वो में लीगल पर्पस के लिए फॉर्म हो सकता है। चाहे तो उसके पास ऑप्शन भी है कि वो इलीगल पर्पस के लिए फॉर्म हो सकता है। ऐसा कुछ तुम इंटरप्रेट कर पाओगे इस चीज का? नहीं। तो बात यह है कि कभी कभार कुछ जगह पे जहां पे मे लिखा है वहां पे तुमको शेल पढ़ना है, कहीं पे शेल लिखा है वहां पे तुमको मे पढ़ना है। यहां पर देखो एवरी कंपनी मे नहीं पढ़ना है, मे अगर है तो ऑप्शनल हो जाएगा। अब ये लीगल पर्पस के लिए लिखा है, इसका मतलब ये क्या क्या इलीगल पर मे लिखा है, इसका मतलब सर हम लोग इलीगल पर्पस के लिए भी कंपनी बना सकते हैं? आंसर है नहीं। इसी की वजह से तुमको कह रहा हूं कि कभी कभार जहां पे मे लिखा है वहां पे तुमको शेल पढ़ना होता है। ये तुम एग्जामिनेशन में बना के लिख के आ सकते हो। एग्जाम्पल मैंने तुमको यहाँ पे दे रखा है, इसी एग्जाम्पल को छापना है एग्जामिनेशन में, ठीक। आगे देख। अब यूज ऑफ एंड और भी इसी प्रकार से होता है। प्रोविजो को कैसे इंटरप्रेट करते हैं दोस्तों? प्रोविजो को कैसे इंटरप्रेट करते हैं? प्रोविजो को इंटरप्रेट करना होता है एक्सेप्शन के साथ। देखो, ए क्लॉज स्टार्टिंग प्रोवाइडेड दैट, उसको कहा जाता है प्रोविजो। कोई भी क्लॉज जो स्टार्ट करता है प्रोवाइडेड दैट अटैच टू ए सेक्शन, सेक्शन के नीचे होता है प्रोवाइजो, मतलब सेक्शन में जो बोला गया है उसके साथ लेकिन, लेकिन आ जाता है। प्रोवाइडेड का मतलब होता है लेकिन। टू क्वालिफाई और क्रिएट एन एक्सेप्शन टू द मेन पार्ट, ठीक है। अगर मैंने बोला कि रीमा रीमा अपने अपने जीजा जीजा के घर जा सकती है, फिर मैंने बोल दिया प्रोवाइडेड दैट रीमा के साथ, रीमा के साथ उसकी उसकी बड़ी दीदी भी जाए, बड़ी दीदी भी जाए। इसका मतलब रीमा को मैं अकेले छोड़ने नहीं परमिशन दे रहा हूं। रीमा के साथ कौन जाएगा? उनकी बड़ी दीदी, ठीक है, बड़ी दीदी जाएंगी। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडेड दैट। तो प्रोवाइडेड दैट पता है अब इसका मतलब क्या? लेकिन का शब्द होता है। हिंदी में कहते हैं हम लोग लेकिन, ठीक है ना। तो एक प्रकार का एक्सेप्शन, ठीक। तो टू क्वालिफाई टू क्रिएट एन एक्सेप्शन टू द मेन पार्ट, मेन पार्ट क्या था? ये रीमा अपने जीजा के घर जा सकती है, ये मेन पार्ट था। इसको एक्सेप्शन में क्या लिखा मैंने? क्योंकि लेकिन उसकी बड़ी दीदी उसके साथ जाएंगी, ठीक। क्योंकि रीमा अगर अकेली चली जाए जीजा के घर तो वो लौटती नहीं, एक हफ्ते बाद लौटती है। उसको समर ब्रेक मनाना है, स्कूल नहीं जाना है रीमा को, इसलिए मैंने रीमा को भेज रहा हूँ उसकी बड़ी दीदी के साथ, ठीक है। चलो, ठीक, समझ में आ चुका है प्रोविजो? बना के लिखना। ये कंपनी लॉ वाले स्टूडेंट अगर हो ना तो शर्म करो अगर तुम इसको मेरे को एक्सप्लेनेशन के बाद तुमको समझ में आ रहा है तो। अच्छा, एक है डीमिंग प्रोविजन। डीमिंग प्रोविजन मतलब डीम्ड टू बी। कंपनी लॉ में देखते हो ना कहीं पे डीम्ड लिखा है। डीम्ड का मतलब ये होता है कि चाहे कहीं पे कुछ भी लिखा हो तुमको यही मानना है, चाहे तुमको कुछ भी लिखा हो तुम्हारा तुमको यही मानना है। अ प्रोविजो यूजिंग अ वर्ड डीम्ड, किसी भी प्रोविजन में अगर वर्ड लिखा हो डीम्ड, क्या हो जाएगा? बवाल मच जाएगा। देखो, requires something to be treated as if it were something else,
or as if a certain state of affair exists even if it doesn't in reality. सिंपल चीज में तेरे को बताओ, डीम्ड टू बी मतलब, तेरे को समझाता हूँ, डीम्ड टू बी मैं तेरे को समझाता हूँ, ठीक है, पकड़ ले, मतलब थोड़ा रोमांटिक साइड चले जाऊँ, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ पाएगा ना, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, बैचलर्स लॉन्डो को बोल रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक, सिंपल चीज समझ, राम ने रिया को प्रपोज किया, रिया को प्रपोज किया तो क्या बन गया, राम और रिया रिलेशनशिप में है, जीएफ बीएफ बन गए, जीएफ बीएफ बन गए, क्योंकि रिया ने एक्सेप्ट किया ना, एक्सेप्ट किया, ठीक, एक्सेप्टेंस के बाद क्या हुआ, एक्सेप्टेंस के बाद क्या हुआ, ये बीएफ जीएफ बन गया। अब राम क्या कहता है, राम थोड़ा देसी लौंडा, ठीक, उसको सिर्फ बीएफ जीएफ नहीं, सीधा उसको चाहिए, उनको चाहिए वाइफ, ठीक, उन्होंने कहा तूने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब क्या, डीम्ड टू बी, यू आर माई डीम्ड टू बी वाइफ, यू आर माई डीम्ड टू बी, डीम्ड टू बी वाइफ, यू आर माई डीम्ड टू बी वाइफ, यू आर डीम्ड टू बी वाइफ, ठीक है, डीम्ड टू बी वाइफ। और रिया भी खुशी खुशी से मान जाती, क्योंकि भैया ज्यादा उम्र नहीं है उनका, 2021 हुआ है, अब मतलब नए नए फूल फूट रहे हैं, ठीक है, तो उनको पता नहीं कि पहला प्यार जो है वो 99.9% सक्सेसफुल नहीं रहता है दोस्तों। अच्छा, पहला प्यार है उनका, राम ने कहा कि तू मेरी वाइफी, मैं तेरा हस्बैंड, ओ मैनो कैंदी ला 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 ला, ठीक है, ये कह दिया, समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब डीम टू बी मतलब क्या, सच्ची में बता एक चीज समझ, क्या रिया सच्ची में राम का वाइफ है क्या, आंसर है नहीं, तो इसमें क्या बताया, इवन इफ डजंट इन रियलिटी में नहीं है, लेकिन फिर भी जब डीम्ड है ना दोस्तों, डीम्ड माने डीम्ड, समझ लो इस चीज को, ठीक है, पर्पस पर ओके, पर्पस देखो, टू एक्सटेंड द स्कोप ऑफ प्रोविजन टू सिचुएशंस नॉट नेचुरली कवर्ड, कहीं पे अगर नेचुरली कवर्ड नहीं है कोई सिचुएशन, तो अपने प्रोविजंस को वहां तक लपेटने के लिए हम लोग कभी कभार यूज करते हैं डीम्ड वाला वर्ड, ठीक। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, डायरेक्टर्स होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन कॉन्ट्रावेंशन शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड ऑफिस, treats the office as vacated legally even if they physically remain। इसका मतलब क्या, कि अगर डायरेक्टर जो है डायरेक्टर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन कॉन्ट्रावेंशन, मतलब डायरेक्टर को पकड़ ले निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी डायरेक्टर आ रहा है, उसको निकाल दिया गया ना, तो डीम्ड है कि ऑफिस खाली है, चाहे वो आए डायरेक्टर, रियलिटी क्या है कि डायरेक्टर आ रहा है, लेकिन हम लोग क्या मान के चलेंगे, डीम्ड टू बी एम्प्टी, डीम्ड टू बी वेकेट का मतलब खाली हो जाना, ठीक है, डीम्ड मान के चलेंगे कि खाली हो चुका है, ठीक है, समझ में आ रहा है, शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड द ऑफिस, चाहे वो आए ऑफिस में, दिख रहा है बंदा आ रहा है, लेकिन वेकेटेड है ये ऑफिस, ठीक। चलो, अब उसका जिद है, उसको आना है तो आने दो, पुलिस बुलाएंगे, उसको निकालेंगे, आगे देख, सोशल बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, घर में बैठ के रीड करना, ये प्रोसीजरल लॉ का है, ये इसको मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुमको पहले बता दूं, टैक्सेशन का इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं, देखो एग्जामिनेशन में आया था, ठीक है, देखो, लाइबिलिटी मस्ट बी इम्पोज बाय क्लियर अनएम्बिगियस वर्ड्स, टैक्सेशन का ये है कि हमेशा, तुमको पता है भैया, पेनल्टी वाला लॉ अगर है तो टैक्सेशन में हमेशा अपने को स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन करना होता है, लाइबल कंस्ट्रक्शन, लिबरल कंस्ट्रक्शन नहीं, सॉरी लाइबल नहीं, लिबरल कंस्ट्रक्शन नहीं करना होता है, तुमको स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो ये जो स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन तुम कर रहे हो, तुमको ये लिखना है एग्जामिनेशन के टाइम पे कि क्योंकि लॉ का जो तुम्हारा टैक्सिंग स्टैट्यूट्स है ना, टैक्सिंग का लॉ है ना, वो हमेशा क्लियर अनएम्बिगियस वर्ड्स यूज होगा वहां पे, ठीक। अच्छा, इफ दे डोंट फॉल स्ट्रिक्टली विद इन द वर्ड्स दे आर नॉट टैक्स, अगर लिखा है कि अगर तुम ये कर रहे हो तो इसके ऊपर ये टैक्स लगेगा, मतलब टैक्स लगेगा, अगर नहीं है तो वो कवर्ड ही नहीं है, ठीक है, ये तुम ब्रॉडली पढ़ ही नहीं सकते, पकड़ लो, मैंने कहा एप्पल ग्रेप्स, पूरे फ्रूट वाले इंडस्ट्री में, फ्रूट वाले जंगल में सिर्फ एप्पल और ग्रेप्स के ऊपर 9% टैक्स लगेगा, ये मैंने मेंशन कर दिया फॉर एग्जांपल। अब तू क्या इसको ब्रॉडली, कोई भी लॉ मेकर इस धरती पे अगर ऐसा है, या फिर कोई भी कोर्ट वाला जज अगर ऐसा है कि वो ब्रॉडली इसको पढ़ पाए कि एप्पल ग्रेप्स
चलो हम लोग बनाना को इंक्लूड कर देते हैं, केले को इंक्लूड कर देते हैं, क्या वो कर सकते हैं? नहीं। टैक्सेशन में लॉ पूरा स्ट्रिक्ट होता है, जो जो बोला वो, अगर मैंने मेंशन नहीं किया मतलब वो कवर्ड ही नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? चलो, अगर बाई चांस भी किसी प्रकार का एम्बिग्यूटी निकल जाए तो ये टैक्स अथॉरिटी का गलती है, टैक्स पेयर का नहीं। टैक्स पेयर के फेवर में हमेशा जजमेंट आएगा अगर एम्बिग्यूटी निकला तो। आगे देख, इधर आ जा। अच्छा, स्टैट्यूट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बीच में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कौन जुटेगा? हमेशा याद रखना, पेरेंट एक्ट हमेशा सुप्रीम होता है, स्टैट्यूट हायरकी हमेशा याद रखना, स्टैट्यूट सुप्रीम रहता है, स्टैट्यूट जो में जो लिखा है वही प्रिवेल करेगा। ओके, फिर देख इधर पे, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का डॉक्ट्रिन समझ। इसका मतलब ये है कि when a law imposes a duty and performing the duty becomes impossible without any fault of the person obliged, the law will generally excuse non-performers। ठीक है, अगर लॉ में कुछ लिखा है, ठीक है, और लॉ ने कहा, जज ने कहा मेरे को करने के लिए, लेकिन वो मेरे से पॉसिबल नहीं है, पर पकड़ ले मैं एक हैंडीकैप बंदा हूँ, ठीक है, मेरा 2 हाथ नहीं, और जज ने मेरे को कहा कि मेरा पनिशमेंट जो है वो हाथ से झाड़ू लगाना है, ये मेरा एक प्रकार का पकड़ ले सोशल प्रकार का पनिशमेंट है। ठीक है, तो सोशल प्रकार का पनिशमेंट अगर ये पॉसिबल नहीं है मेरे से, भाई मेरा हाथ ही नहीं है, तो अगर ऐसा कंडीशन है तो मेरे को एक्सक्यूज कर दिया जाएगा, बोलेगा चल ठीक है तू जा। समझ में आ रहा है? तो यह है डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। When a law imposes a duty and performing the duty becomes impossible without any fault, the person obliged, the law will generally excuse non-performance। जिसने परफॉर्म नहीं कर पाया उसको एक्सक्यूज कर दिया जाएगा। पेनल स्टैट्यूट्स का हमेशा स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन होगा, ये बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। ये जनरल क्लॉजेस एक्ट है, इसको छोड़ो। कंपनीज एक्ट पढ़ने का स्टाइल बता रहे हैं यहाँ पे, बोलो कि ज़्यादा बाप ना बने, ये वाला जो है ना, ये वाला लॉ जो है इसको बोल दो ज़्यादा बाप ना बने, क्योंकि कंपनीज एक्ट हम लोग ने पढ़ के इसके ऊपर महारत हासिल कर रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रूल्स के बारे में, शेड्यूल के बारे में, नोटिफिकेशन सर्कुलर के बारे में, ऑर्डर के बारे में, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के बारे में, इस सब के बारे में लिख के आ जाना है एग्जामिनेशन में अगर पूछ लिया तो। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। इसी के साथ ये चैप्टर प्रोवाइडेड दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सब्जेक्ट टू नथिंग, ये पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है। रीडिंग का अप्रोच ये मज़ेदार है, तुमको कंपनी लॉ में भी हेल्प हो जाएगा। शेल कभी कभार मे हो सकता है, मे कभी कभार शेल हो सकता है, ठीक। चलो, इसी के साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है दोस्तों। ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत ही बवाल नोट हो जाएगा। अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो भगवान के नाम पे लाइक ड्रॉप कर दो एंड कमेंट जरूर करना अगर वीडियो पसंद आया तो। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ, एक नए उमंग के साथ। बाय बाय।